इस नावल का खुलासा आप सुन लीजिए। वो अहमद को अपने साथ लेकर गांव की सैर पर निकल आया। वो दोनों पैदल ही ज़मीनों की तरफ चल पड़े। अहमद ने इसे ख़तरे से भी बाखबर किया कि ये जगह अब पहले जैसी नहीं है। यहाँ बाय रोज़ कत्ल हो रहे हैं और कौन ये कत्ल कर रहा है कुछ पता नहीं। मज़ीद ये कि कई लोगों ने इस इलाके में एक नकाबपोश को घोड़े पर देखा है। लोगों का ख्याल है कि ये कत्ल वही नकाबपोश कर रहा है। वो नाश्ते का सामान हाथ में लिए अपनी धुन में दुकान से निकल रहा था कि किसी से टकरा गया। ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। इसने सामने खड़े लड़के से माजरत करना चाहिए, जो कि यकटक उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। हादी को कुछ अजीब सा लगा। हादी साइड पर निकलना चाहता था क्योंकि बीच रास्ते में बुत बना खड़ा था। वापस आ गए तुम? तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। इसके आवाज़ पर हादी के चलते कदम रुक गए। जो कोई भी था यकीनन इसी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई और वहाँ पर मौजूद नहीं था। बात सुने। हादी ने इसे आवाज़ देकर रोकना चाहा, लेकिन अगले ही पल वो तेज़ी से वहाँ से निकल गया। हादी पीछे हैरान परेशान खड़ा ही देखता रह गया। अस्सलामुअलैकुम। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावल की तरफ। गाड़ी हचकोले खाते हुए मंजिल की तरफ रवां दवां थी। जो मंजिल करीब आ रही थी, हादी के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। कितनी अच्छी और बुरी यादें जुड़ी थी इसके इस गांव से। बचपन और जवानी की कितनी खुशगवार यादें थीं जो इसने अपने प्यारों के साथ यहाँ गुजारी थी। कितनी हसीन ज़िंदगी गुजर रही थी, कोई गम नहीं था। फिर वो इसकी ज़िंदगी में आई जिसने इसे हिला के रख दिया। हादी किस तरफ जाना है? असद की आवाज़ ने इसे यादों की दुनिया से बाहर निकाला। इसने चौंक कर असद को देखा, फिर बाहर की तरफ निगाह की। गांव पहुंच गया था, इतनी देर तक खोया हुआ था। कब्रिस्तान? क्या मतलब? असद ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। कब्रिस्तान जाना है पहले। असद ने नासमझी से कंधे उचकाते गाड़ी वहीं की तरफ मोड़ दी। एक तरफ गाड़ी खड़ी करके वो दोनों पैदल ही कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। वहाँ पैर धरने की जगह बाकी नहीं रही थी। सारा कब्रिस्तान कब्रों से भर चुका था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद हादी को अपनी मतलूबा कब्र मिल ही गई। इन दोनों ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। हादी दोजानो कब्र के करीब बैठ गया। इसके पाँव में अब और सकत नहीं थी अपने बेटों जैसे भाई को कब्र में लंबी नींद सोता देखकर। असद इसके कंधे पर हाथ रखकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो इसे मौका देना चाहता था कुछ देर हाशिर के साथ गुजारने का। कितना बेबस था वो, अपने भाई के कातिल को सज़ा तक नहीं दिलवा सका। मैं क्या जवाब दूंगा तुझे मेरे भाई? तुम्हारे कातिल सरेआम घूम रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। लेकिन मेरा वादा है, वो जो भी है मैं इसे ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा बदला लेकर रहूँगा। वो एक नए अज़्म के साथ उठा और कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, जहाँ असद इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे बाहर आता देखकर असद ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इसे हादी बहुत टूटा हुआ लग रहा था। इसके सुर्ख आँखें चुगली खा रही थी कि वो काफ़ी देर रो रहा था। असद ने इसकी तरफ पानी बढ़ाया जिसे इसने खामोशी से थाम लिया। अब कहाँ जाना है? गांव में गाड़ी दाखिल होने के बाद असद ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखकर पूछा। घर चलो, इसने बहुत दिक्कत से कहा। असद ने खामोशी से हादी के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। एक बात मुझे समझ में नहीं आई। असद ने चाय का सिप लेते हादी की तरफ देख कर कहा, जो अभी भी वॉशरूम से नहा कर निकला था और ख़ुद को अब काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था। अच्छा, वो कौन सी बात? हादी ने अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। ये कि सब छुट्टियां मिलने के बाद मरी, कालाम, गिलगित वगैरह घूमने जाते हैं और तुम छुट्टियां मनाने गांव आ गए हो। असद की बात से इसके होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। डियर, इस गांव पर कुछ कर्ज है मेरा, वो लेने आया हूँ। मैं समझा नहीं। असद ने नासमझी से इसकी तरफ देख कर कहा। छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ शादी की डेट रख दी? हादी ने बात बदलते हुए कहा। हाँ यार, बस अगले महीने के पहले हफ्ते में डेट रख दी और मैं बता रहा हूँ तुमने हाज़िरी ज़रूर देनी है। हाँ हाँ, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हादी ने मुस्कुराते हुए चाय का कप होंठों से लगाया। हादी, तुम भी शादी कर लो और कितना इंतज़ार करवाओगे आंटी अंकल को? असद की बात पर हादी के चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराया। कुछ देर की खुशगवारी कहीं गायब हो गई। मैं मजबूर हूँ असद, मैं चाहकर भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। हादी ने सर झुका कर कहा। तुम इससे अभी तक मोहब्बत करते हो ना? नहीं, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। इसके बाद मेरा औरत ज़ात पर से एतबार उठ गया है।
अच्छा यार, मेरे तो सर में दर्द है, मैं कुछ देर आराम करूँगा। कुछ देर खामोशी के बाद हादी आंख चुराते हुए उठ गया। असद इसे जाता हुआ देखता रहा। इसे अफसोस हो रहा था कि इसने बात शुरू ही क्यों की। हमेशा ही जब इनके बीच इसका जिक्र आता वो ऐसे ही सब कुछ छोड़ के चला जाता। देख हादी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा तुझे यूँ अकेला छोड़ कर जाने का। अगर मजबूरी ना होती तो मैं इतनी जल्दी ना जाता। मेरी बात मान, तू भी मेरे साथ चल। तो कैसे यहाँ पे गुजारा करेगा? मेरा तो एक ही रात में हशर ही हो गया। असद को रात लोड शेडिंग और मच्छरों ने खूब तंग किया था। हादी इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। देख यार, मैंने सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी है, मुझे आदत है। पर आज से मैं यूपीएस और सोलर सिस्टम भी लगा लूँगा तो ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। हादी ने इसके तसल्ली के लिए कहा। यूपीएस वगैरह तो तू लगा लेगा, अकेला तो रह पाएगा? असद ने एक और गिरा ढूंढी। यार 1 महीने की तो बात है, चचा वगैरह की फैमिली भी तो पड़ोस में है। हादी, मुझसे तुम्हारी ये तन्हाई नहीं देखी जाती। असद ने ना चाहते हुए भी वो बात फिर से कर दी। असद, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी उलझन है जो मुझे रातों को सोने नहीं देती। मैं पहले इन उलझनों को सुलझाना चाहता हूँ, इसके बाद सोचूंगा अपनी ज़िंदगी के बारे में। अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करे। असद ने इसके कंधे पर हाथ रखते दुआ दी। आमीन। अच्छा यार, अब मुझे अड्डे तक पहुँचा, कहीं आखिरी बस ना निकल जाए। तुम्हारा चचा कह रहे थे कि आखिरी बस 2 बजे तक निकल जाती है। असद ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा तो हादी भी उठकर अंदर गाड़ी की चाबी लेने के लिए बढ़ गया। असद को रुखसत करके बेमकसद गाड़ी सड़क पे दौड़ाता रहा। कितनी बेमकसद ज़िंदगी हो गई थी इसकी। ज़िंदगी क्या सिर्फ एक इंसान का ज़िंदगी से चले जाने से रुक जाती है? इसके साथ तो ऐसे ही हुआ था। जिस दिन से वो इसकी ज़िंदगी से गई थी, इसकी ज़िंदगी उस दिन से आगे ही नहीं बढ़ सकी। एकदम इसने ब्रेक पे पाँव रखा, गाड़ी के टायर चरचराए। वो अपने ख्यालों में इतना डूबा था कि एक्सीडेंट होते होते बचा था। तेज़ी से गाड़ी से निकला। आप ठीक तो हैं? वो जो कोई भी था सर झुकाए कपड़े झाड़ता था। इसकी यूँ पूछने पर चौंक कर इसे देखा, जैसे इसकी मौजूदगी से बेखबर हो। हादी पर नज़र पड़ती इसका रंग एकदम से उड़ गया। हादी की हालत भी कम व बेश उनकी जैसी ही थी। हादी ने जल्दी खुद को संभाल लिया। आप ठीक तो है ना? वो यकटक हादी को देख रहा था। हादी के लहजे की अजनबियत पर वो तल्खी से मुस्कुरा दिया और कहा तो सिर्फ इतना, ठीक हूँ मैं। और एक साइड पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसके वहाँ जाने से हादी जैसी गहरी नींद से जागा। वो मरे मरे कदमों से चलता हुआ गाड़ी में बैठ गया। एक ही गांव में सामना होना तो फितरी सी बात थी। इससे गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी। इसने ब्रेक पे पाँव रख के एक साइड पर गाड़ी रोक दी और बेबसी से सर स्टेयरिंग पर रख दिया। जितनी मोहब्बत तुम्हारी वजह से तुम्हारे रिश्तों से थी, आज इतनी ही नफ़रत तुम्हारी वजह से तुम्हारे रिश्तों से है। वो इसके तसव्वुर से मुखातिब था। कुछ देर खुद को संभालने के बाद इसने गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। वो जब घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था और बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मगर वो इस वक्त अकेला रहना चाहता था, लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी थी। अंदर फुप्पी आई थी, जिसे पता नहीं कितने सालों बाद देख रहा था। इसे देखकर तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी। फुप्पो के गले लगकर कुछ देर के लिए अपने सारे गम भूल गया। फुप्पो से बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। फुप्पो इसके अकेले रहने पर राज़ी नहीं थी। वो तो अब तन्हाइयों का इतना आदी हो चुका था कि रश में इसका दम घुटने लगता। इसने किसी तरह फुप्पो को राज़ी किया और 2 दिन उनके यहाँ गुजारने का वादा किया। फुप्पो को रुखसत करके अंदर आ गया। खाना चचा के घर से आया था। 2-3 निवाले बमुश्किल खाकर वो कमरे में आ गया। मोबाइल उठाकर इसने चेक किया। बाबा की कई कॉलें आ चुकी थी। इसने जल्दी से उन्हें कॉल बैक की। हाशिर के मरने के बाद बाबा और अम्मी को हर वक्त वसवसे घेरे रखते थे। बाबा ने पहली बेल पर कॉल उठाई और इसकी खूब खबर ली। वो बस मुस्कुराता रहा। बाबा गुस्से के बहुत तेज़ थे, लेकिन हाशिर के जाने के बाद उनका गुस्सा बस नाम का ही रह गया था। घर वालों और फुप्पो से बात करने के बाद काफ़ी मुतमईन था, लेकिन बेड पर सर रखते इसके सामने आज का वाक़या फ़िल्म की तरह चलने लगा। इसे देखने के बाद मुईद का रंग कैसे उड़ गया था, जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ने पर उड़ जाता है। सारी रात इसकी बेचैनी में कटी। रात को इसने नमाज तहज्जुद पढ़ी और अल्लाह से अपने लिए सुकून और हाशिर के लिए इंसाफ मांगा। सुबह इसकी आंखें बहुत जल्द खुल गईं। इसका सर बहुत भारी हो रहा था। शावर लेकर वो बाहर निकला तो अहमद नाश्ता लाया था। वो उसका चचा ज़ात था। नाश्ता करने के बाद वो घर को लॉक करके चचा के घर आ गया ताकि उन्हें घर की चाबियां दे दें। चची से दरवाजे में ही मिल गई थी। उन्हें चाबी देकर वो पैदल ही बाहर आ गया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। आसमान बादलों से ढका हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो तबीयत पर काफ़ी अच्छा असर डाल रही थी। अपने ख्यालों में गुम चला जा रहा था। जब ख्याल आया तो काफ़ी दूर निकल आया था और वापस पलटने का सोच ही रहा था जब पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया।
इसने पीछे मुड़ कर देखा। इसका जिगरी यार उस्मान खड़ा था, जिसे देखकर वो खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गया। अरे हादी, तो कब आया? उस्मान ने इसे गर्मजोशी से गले लगाते हुए पूछा। परसों ही तो आया हूँ, हादी ने इससे अलग होते हुए कहा। परसों आया? मुझसे मिलने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें, है ना? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे आइडिया नहीं था कि तुम गांव में होगे। अच्छा चलो अंदर बैठक में बैठते हैं, फिर बात करते हैं। गांव आते आज पहली बार इसे खुशी हुई। तो नहीं जानता हादी, आज तुम्हें यहाँ अचानक देखकर मैं कितना खुश हूँ। कितने सालों बाद मिलते हैं। गांव से ऐसा गया, फिर मुड़कर ही नहीं देखा। उस्मान बैठती फ़ौरन शुरू हो गया, बिना हादी को मौका दिए। बस यार, मसरूफियत ही ऐसी है, गांव आने का मौका ही नहीं मिलता। अभी बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है। तो बता, कितने बच्चे हैं तेरे? माशाअल्लाह से 2 बेटे और 1 बेटी है। तो बता, शादी कर ली तुमने? उस्मान ने तफसील से बताते हुए एकदम से इससे पूछा तो बौखला गया कि क्या कहे। जितना वो इस सवाल से बचना चाहता था, लोग इतना ही इससे पूछते। नहीं यार, मैंने शादी नहीं की, मेरा कोई इरादा भी नहीं है। क्यों? उस्मान ने हैरानगी से पूछा। तो हादी ने एक शिकायती नज़र इस पर डाली कि तू तो अच्छी तरह जानता है। हादी, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो अपने और अंकल आंटी के साथ। वो कब का अपना घर बसा चुकी है, तुम इसके गम में अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। मैं इसके गम में कुछ नहीं कर रहा। मुझे इससे मोहब्बत है, और ना ही मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे तो इससे इतनी नफ़रत है कि इस नफ़रत की वजह से मुझे हर औरत से नफ़रत महसूस होती है। सारी औरतें मुझे एक जैसी लगती हैं। नहीं हादी, ये सही नहीं है। सारी औरतों को तुम एक ही पलड़े में नहीं डाल सकते। औरत तुम्हारी माँ भी है, क्या वो इस जैसी है? नहीं ना। मेरी बीवी है, क्या वो इस जैसी है? हादी, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। अब इसका ही मतलब तो नहीं तुम्हारा सारी इंसानियत से ही एतबार उठ जाए। असल में तुम आज भी इसे भुला नहीं पाए। हादी सर झुकाए बैठा इसकी बातें सुनता रहा। मैं चाय का कहकर आता हूँ, और खाना खाए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस्मान एक नज़र इस पर डालकर घर चला गया। बाकी सारा दिन वह ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए वहाँ बैठा रहा। उस्मान ने कई बार इसकी बेध्यानी को नोट भी किया, लेकिन इसने टाल दिया। खाना खाने के बाद वो बाहर निकला। उस्मान भी इसके साथ इसे घर तक छोड़ने आ गया था। उस्मान यार, एक बात तो बता। साथ चलते चलते हादी ने उस्मान से पूछा। हाँ पूछना। उस्मान, जिस दिन हाशिर का कत्ल हुआ था, क्या उस दिन किसी ने इस कातिल को नहीं देखा था? तुम तो इन दिनों गांव में थे ना? हाँ हादी, मैं इन दिनों गांव में था। वो दिन भुलाई नहीं भूलता। हमने अपने हाथों से हाशिर को मिट्टी के हवाले किया था। हादी, जिस वक्त हाशिर को गोली लगी थी वो अनाया के घर से आ रहा था, और था भी उनके घर के करीब, और अनाया ने ही सबसे पहले उसे देखा था। और अनाया के बुलाने पर ही गांव के लोग हाशिर को लेने आए थे, और कातिल को भी अनाया ने देखा था। पहले तो यही सुना था, बाद में वो लोग इस बात से साफ मुकर गए। मुझे हैरत है कि अंकल आंटी समेत सब लोगों ने तुमसे ये बात क्यों छुपाई? उस्मान की बात ने इसे शदीद हैरत में डाल दिया। अनाया का तो खैर था, लेकिन घर वालों ने इसे ये बात क्यों छुपाई थी? वो सारी रात इसने आंखों में काटी। इसे एक बार अनाया से मिलना होगा हाशिर के लिए। लेकिन वो इससे कैसे मिलेगा? वो तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था कि वो कहाँ है। लेकिन वो जहाँ भी थी वो इसे ढूंढ निकालेगा। मैंने तो हर चीज़ अपने लिए बहुत देखभाल कर ली थी। पता नहीं अनाया के वक्त मुझसे क्या चूक हो गई। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मेरी खुशियों का गला घोंट कर वो कैसे खुश रही होगी, सोच सोच के वो पागल हो रहा था। दरवाजे पर कोई था जिसने इसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। गेट पर चचा थे, जो कि फ़ोन ऑन करने का कह रहे थे, क्योंकि बाबा कल रात से इसका फ़ोन ट्राई कर रहे थे। मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म थी। इसने जल्दी से मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और बाबा को कॉल मिलाई। घर वाले बहुत परेशान थे। बाबा तो फ़ौरन इसे वापस आने का कह रहे थे कि ऐसी लापरवाही करनी है, फ़ौरन वापस आओ। किसी तरह इन्हें तसल्ली देकर इसने राज़ी किया कि आइंदा ऐसी गलती ना करने का वादा किया। घर वालों से बात करने के बाद वो गेट लॉक करके चचा के घर आ गया। चची ने उसके सामने नाश्ता रखा, जिसे बमुश्किल हलक से उतार रहा था। यहाँ आकर इसकी भूख ख़त्म हो गई थी। बमुश्किल आधा पराठा खाकर इसने चाय का कप होंठों से लगा लिया। अरे हादी, ये क्या बच्चों की तरह नाश्ता कर रहे हो? आजकल तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। चचा, जो इसके साथ ही नाश्ता कर रहे थे, टोके बिना रह नहीं सके। बस चचा, भूख ही इतनी थी, इसने मुस्कुरा कर कहा। चचा से इजाज़त लेकर वो अहमद को अपने साथ लेकर गांव की सैर पे निकल आए। वो दोनों पैदल ही ज़मीनों की तरफ चल पड़े। अहमद ने इसे ख़तरे से भी बाखबर किया कि ये जगह पहले की तरह अमन वाली नहीं है। यहाँ बाय रोज़ कत्ल हो रहे हैं,
اور کون یہ قتل کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ مزید یہ کہ کئی لوگوں نے اس علاقے میں ایک نقاب پوش کو گھوڑے پر دیکھا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قتل وہ کر رہا ہے۔ احمد کی بات سن کر وہ خوب ہنسا۔ آج کے دور میں یہ سب ممکن نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اس دن اس نے زمینوں پر خوب انجوائے کیا۔ عثمان کو فون کر کے اسے بھی وہیں بلوا لیا۔ عثمان نے بھی اسے وہی کہا جو احمد نے کہا تھا، لیکن اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ سارا دن بہت اچھا گزرا۔ ظہر کے وقت وہ تینوں واپس آ گئے۔ چچا نے ان تینوں کو خوب ڈانٹا کہ اس طرح کیوں گئے، اور آئندہ زمینوں کی طرف جانے سے سختی سے منع کر دیا۔ اب اسے تجسس ہو رہا تھا، آخر وہاں ایسا کیا ہے جس سے سب منع کر رہے ہیں۔ اس نے اگلے دن اکیلے وہاں جانے کا ارادہ کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آج وہ بہت تھک گیا تھا۔ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ خزانوں کے ساتھ ہی کھل گئی۔ پتہ نہیں کیسا خواب تھا، اسے یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن خواب میں اس نے حاشر اور عنایہ کو دیکھا تھا۔ اسے اب نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے لمبی عمر کی دعا مانگی اور حاشر کی مغفرت کے لیے دعا مانگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عنایہ کے لیے دعا مانگے یا بد دعا۔ عنایہ اس کی دعا میں ایسی شامل ہو گئی تھی کہ اسے اپنی دعاؤں سے نکالنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جا نماز لپیٹی اور ایک سائڈ پر رکھ دی۔ موبائل اٹھا کر واپس بیڈ پر آ گیا اور اپنی ای میل وغیرہ چیک کرنے لگا۔ ایک میل پر ایک دم اس کے ہاتھ رک گئے۔ یہ سالوں پہلے کی ای میل تھی جو حاشر نے کی تھی، جس میں اس نے اس کے نکاح کی پکچر بھیجی تھی۔ ان تصویروں کے لیے اس نے حاشر کی کتنی منتیں کی تھی، تب جا کر اس نے اسے بھیجی تھی۔ کتنی ساری تصویریں تھیں جس میں سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی جو اب کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ایک تصویر پر اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ عنایہ کی پکچر تھی جس میں وہ دلہن بنی حوروں جیسی لگ رہی تھی۔ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ کیوں کیا عنایہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کے تصور سے مخاطب تھا۔ ہادی ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اس نے ایک نسبتاً خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اگرچہ ان کی مالی حالت اتنی بھی اچھی نہیں تھی، لیکن بابا نے ان کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے والد ایک سرکاری ملازم تھے اور انہیں بہت شوق تھا کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں۔ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے انہوں نے بہت محنت کی تھی۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی سندس، جس کو اچھی تعلیم دلا کر انہوں نے اپنے دور کے رشتہ داروں میں بیاہ دیا۔ دوسرے نمبر پر عبدالہادی تھا، جسے وہ سب پیار سے ہادی بلاتے تھے، جو کہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ تیسرے نمبر پر عبدالصمد، اس کے بعد عبدالرافع اور 5ویں نمبر پر حاشر تھا۔ ان سب کا لاڈلا جو ہادی سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ رافع اور صمد کو پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، جبکہ حاشر اور ہادی کو پڑھائی کا جنون تھا، اور ایک وجہ ان دونوں کی بے مثال محبت کی یہ بھی تھی۔ سب سے چھوٹی ان کی بہن تھی مشل، جو کہ ابھی اسکول میں پڑھ رہی تھی، اور سارے گھر والوں کی اس میں جان تھی، خاص کر ابو کی۔ ابو کو ہادی سے بہت امیدیں تھیں۔ ہادی بھی ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ان سب کی نوک جھونک سے گھر آباد تھا۔ ہادی پڑھائی کے لیے گاؤں سے باہر رہتا تھا۔ جب بھی وہ گھر آتا، گھر میں رونق لگ جاتی۔ ان دنوں وہ 3rd سیمسٹر کے پیپر دے کے گھر آیا تھا چھٹیاں منانے کہ وہ حادثہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز پڑھ کر وہ کچھ دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگ گیا۔ ہوش تو تب آیا جب ابو نے کال کر کے وقت دیکھنے کو کہا اور جلدی گھر آنے کو کہا۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ دوستوں سے اجازت لے کر تیز تیز قدموں سے گھر پہنچا۔ بابا کو ان کا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ کوشش کرتا کہ زیادہ دیر وہ باہر نہ رہے۔ اپنی دھن میں بنا ادھر ادھر دیکھے گنگناتا گھر میں داخل ہوا۔ ایک دم ہی اس کے پاؤں رک گئے۔ پتہ نہیں وہ کون تھی جو ان کے گھر کے صحن میں جائے نماز بچھائے ہر طرف سے غافل نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ وہ کوئی حور پری نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی پاکیزگی تھی کہ ہادی کچھ پل دنیا جہان سے بے خبر ہو گیا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب امی نے اسے آواز دی، آ گئے تم؟ اس نے چونک کر امی کو دیکھا، پھر جیسے ہوش میں آ گیا، جی جی امی آ گیا۔ ابو کہاں ہیں؟ وہ بازار تک گئے ہیں۔ امی سے اجازت لے کر کمرے میں آ گیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا، پتہ نہیں کون تھی۔ یہ بات تو طے تھی، ان کے خاندان سے نہیں تھی، کیونکہ اس نے کم از کم اسے پہلے تو نہیں دیکھا تھا۔ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر رات کو بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ امی ابو کو بتا رہی تھی کہ جب اس نے اسے بچپن میں دیکھا تھا تو کتنی چھوٹی تھی، اور اب اتنی زیادہ بڑی ہو گئی ہے اور کتنی پیاری بھی۔ وہ اس کے ابو کے دوست کی بیٹی عنایہ تھی، اور شاید وہ کہیں سے آ رہی تھی تو دیر ہو گئی تھی۔
घर तक जाते जाते नमाज कज़ा हो जाती, इसलिए उनके घर नमाज पढ़ने आई थी। हादी ने इसे दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन वो इसे कभी दिल से नहीं निकाल पाया। वो इसकी दुआओं में शामिल हो गई थी। हादी जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता, खुद ब खुद अल्लाह से अनाया का सारी उम्र का साथ मांगने की दुआ दिल से निकलती। इसने पूरे 3 साल अल्लाह से मांगा था, ये जाने बगैर कि इसकी मंगनी या शादी भी तो इन 3 सालों में हो सकती थी। लेकिन इसे अल्लाह पे पूरा यकीन था कि वो इसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। फिर अल्लाह ने इसकी सुन ली। इसे अपनी खुशबख्ती पर यकीन नहीं आता था। वो रोज़ अम्मी और बाबा को राज़ी करने के तरीके सोचता था। दोस्त और भाई मशवरे देते कि बाबा को कैसे राज़ी करना है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा मौका ही नहीं आने दिया। वो इन दिनों पढ़ाई के लिए बाहर जाने की तैयारियों में था कि एक दिन बाबा का अचानक फ़ोन आ गया कि उन्हें इससे ज़रूरी बात करनी है। वो पहले तो बहुत हैरान हुआ कि ऐसी क्या ज़रूरी बात बाबा को करनी है, लेकिन खैर इसने बाबा को बात करने का मौका दिया और बाबा की सुनकर इसका दिल भंगड़ा डालने को चाहा। इस वक्त बाबा इसके सामने होते, यकीनन वो इन्हें गले लगा चुका होता। बाबा इसकी जाने से पहले शादी नहीं तो कम अज़ कम मंगनी कराना चाहते थे। वो भी 80% वालिदैन की तरह सोचते थे कि कहीं उनका बेटा वहाँ शादी न कर ले। वो भी बाबा को टालने का बहाना सोच ही रहा था। बाबा ने वो बात कहती, हादी हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, मेरे दोस्त की बेटी अनाया। अगर तुम्हें कोई और पसंद हो तो बता दो, बाद में ये ना कहना कि मुझसे पूछा तक नहीं। हादी को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। इसे लगा इसने ख्वाब देखा है या फिर इसे सुनने में कोई गलती हो गई है। हेलो हादी, तुम सुन रहे हो ना? बाबा की आवाज़ इसे होश की दुनिया में लाई। जी जी बाबा, मैं सुन रहा हूँ, इसने बौखलाते हुए कहा। हाँ तो बताओ, कोई पसंद है तुम्हें? हाँ ना ना नहीं बाबा, कोई पसंद नहीं, इसने लड़खड़ाते हुए कहा। तो खुशी से इससे बोला ही नहीं जा रहा था। तो क्या हम अपनी पसंद की लड़की से तुम्हारी मंगनी करवा दें? बाबा अभी तो बहुत वक्त है इन सब के लिए, 1 साल तक रहने दें, इसने ऊपरी दिल से कहा। वो तो ठीक है, लेकिन अनाया की दूसरी जगह बात चल रही है। वो तो मैंने राशिद को मना किया है कि मैं हादी से पूछ लूँ पहले, फिर शादी तो वैसे भी तुम्हारे आने के बाद ही होगी। चलिए आपको जो मुनासिब लगे। हादी ने अपनी रजामंदी देकर फ़ोन बंद कर दिया। इसे अपने वालिदैन पर बहुत प्यार आ रहा था, जो इसके बिना बताए इसका दिल का हाल जान गए थे। वो बेइंतहा खुश था। अगले दिन ही हाशिर का फ़ोन आ गया कि इसकी मंगनी हो गई। इसने बाबा से छुपकर इसे फ़ोन किया था। हाशिर बेइंतहा खुश था इसके लिए। उसने सबसे पहले शुक्राने के नवाफिल पढ़े थे। इन दिनों ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत लगने लगी थी। इसके जाने के दिन करीब आ गए थे। वो घर वालों से रुखसती लेने के लिए गांव जा रहा था। इसे पहले गांव पसंद नहीं था, लेकिन जब से अनाया मिली थी इसे गांव से मोहब्बत हो गई थी। अब इसे गांव जाना अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ अनाया रहती थी। इसके गांव आने पर निकाह की रस्म रख दी गई थी, लेकिन जिस दिन निकाह होना था इससे एक दिन पहले हादी के मामू की डेथ होगी, जिसकी वजह से निकाह अर्जी तौर पे कैंसिल कर दिया गया। हादी जिस दिन जा रहा था सब ने रो रो कर इसे भी रुला दिया। वो सबको समझाता रहा कि सिर्फ 2 साल की ही तो बात है, लेकिन अम्मी और हाशिर तो रोए ही जा रहे थे। एयरपोर्ट तक तीनों भाई और दोस्त इसे छोड़ने आए थे। सबसे रुखसती लेकर इसने हाशिर को इधर उधर ढूंढा, जो कहीं गायब था। इसने समद से हाशिर के बारे में पूछा तो इसने बताया कि इसे तो रोना आ रहा था, शायद अपने आंसू छुपाने के लिए उधर से गया है। इसने हाशिर को कॉल मिलाई और इसे बुलवाया। हाशिर तो इसके गले लगकर ऐसा रोया कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को रुला दिया। ये क्या हाशिर, अब तुम बच्चे तो नहीं हो, देखो सबको रुला दिया। और तुम्हारे भाईजान सारी उम्र के लिए थोड़ी जा रहे हैं, सिर्फ 2 साल का ही तो वक्त है। और भाई को जब भी छुट्टी मिलेगी वो पाकिस्तान आएंगे। समद ने इसे छुप कर रोते हुए देखा था, इसलिए तसल्ली दी। और क्या, आएगा कैसे नहीं, अंकल ने इसको ऐसे बांधा है कि देखना 2 महीने बाद कैसे भाग कर आता है। उस्मान की बात से वहाँ मौजूद सबके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। भाईजान पहुँचते ही फ़ोन करना, हाशिर ने से पीछे से आवाज़ दी थी। इसने हंसते हुए सर हिला दिया। सभी हाशिर की बेताबी पर हंस रहे थे कि जब हादी की शादी हो जाएगी तो ये क्या करेगा। हादी की बीवी की सौतन होगी हाशिर। हादी को अगर पता होता कि इसके जाने के बाद इतना कुछ बदल जाएगा, कभी ना जाता। हादी ने पहुंचते सबसे पहले घर फ़ोन किया था। पहले तो इसे इतना पता नहीं था। वो दिन में एक बार घर पे ज़रूर बात करता और जिस चीज़ को दिल चाहता फ़ौरन ख़रीद लेता। इसके पास महीना ख़त्म होने से पहले ही पैसे ख़त्म हो गए। यहाँ पहले से मौजूद लड़कों ने इसे समझाया कि यहाँ रहना है तो हाथ तंग रखना होगा। घर हफ्ते में एक बार बात करना या फिर मैसेज से काम चला लेना, और खाना भी हो सके तो एक वक्त खाना। पहले तो ये सब मुश्किल लगा,
फिर भी वो बाकी लड़कों की तरह आदी हो गया। इसके यहाँ पहुँचने के 2 माह बाद फ़ोन पर इसका निकाह अनाया से हो गया। वो बहुत ज़्यादा खुश था। घर वाले अनाया की बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। इसने हाशिर से बहुत मिन्नतें की कि अनाया की तस्वीरें भेज दो, लेकिन वो भी हाशिर था। इसने भी इसे तंग करने की कसम खाई थी। हादी को बहुत ज़्यादा तंग करने के बाद इसने पिक्चर्स भेज ही दी। हादी तो देखता ही रह गया। वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। हादी इन दिनों बहुत ज़्यादा खुश था। इन दिनों हादी ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी थी, क्योंकि बाबा की तनख्वाह में सब पूरा नहीं हो सकता था। फिर वो मज़ीद अब्बू पे बोझ भी नहीं बनना चाहता था, बल्कि उनका बोझ हल्का करना चाहता था। जॉब के साथ पढ़ाई को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था, इसलिए वो सारी रात में सिर्फ 2-3 घंटे सोता, बाकी वो पढ़ाई करता था। इसने जॉब की बात घर में किसी को नहीं बताई थी। वो खाना भी एक वक्त खाता था और नाश्ता भी बुरा नाम करता था। पहले तनख्वाह मिलने पर वो बेहद खुश था। इसने सबसे पहले हाशिर के लिए मोबाइल ख़रीदा, जो इसने हादी के यहाँ आने के अखराजात के लिए बेच दिया था। ये कह कर के मैं तो ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करता, लेकिन हादी को एहसास था मोबाइल के बगैर कैसे गुजारा कर पाएगा। जिस दिन हाशिर को मोबाइल मिला वो बेहद खुश था और बार बार इससे कह रहा था, भाईजान अपना हाथ क्यों तंग किया, मेरा गुजारा तो उसके बगैर हो रहा था। अगर इसे पता होता यही मोबाइल हाशिर की जान लेगा तो कभी इसे मोबाइल नहीं दिलाता। मोबाइल मिलने के बाद हाशिर तकरीबन रोज़ ही से वीडियो कॉल करता और सबसे बात करवाता। हादी रोज़ ही से नसीहत करता कि फ़जूल खर्ची नहीं करना। यहाँ आकर इसे पता चल रहा था पैसे की कीमत का, कि पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। इसे बाबा पर बहुत प्यार आता कि पता नहीं किस मुश्किल से उन्होंने इसे पढ़ाया और इतने ज़्यादा अखराजात पता नहीं किस तरह पूरे किए थे। पढ़ाई और जॉब ने इसकी मसरूफियात बढ़ा दी थी। उस दिन बाबा ने इसे बहुत डांटा। वो इस वक्त दुकान में था कि हाशिर की कॉल आ गई। उसने बेध्यानी में अटेंड कर ली। इस तरह सबको इसकी जॉब करने का पता चल गया। बाबा ने इसे बहुत डांटा कि इसने इसे पढ़ाई के लिए भेजा है या नौकरी करने। फ़ौरन नौकरी छोड़ने का कहा। इसने बहुत मुश्किल से बाबा को समझाया कि बाबा अपने सामने किसी की मुश्किल से ही सुनते थे। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे मान के। शायद उन्हें एहसास था कि उनकी नौकरी में सब पूरा करना मुश्किल है। रमज़ान शुरू हो रहा था और ये पहली बार था घर वालों के बगैर रमज़ान गुजारता। हाशिर बार बार इसे मैसेज कर रहा था, ईद पे ज़रूर आना, क्योंकि इसके बगैर ईद का मज़ा नहीं होगा। हाशिर के सारे बहन भाइयों में इससे ही बनती थी। समद और राफे से रोज़ ही इसकी लड़ाई होती थी। रमज़ान में हाशिर के पेपर थे और हादी ने हाशिर को सख्त तंबीह की थी कि सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देनी है। इसने मशल को इसकी जासूसी पे लगाया था, अगर पढ़े नहीं तो मुझे बताना। हादी चाहता था कि हाशिर मेडिकल में सेलेक्ट हो जाए। हाशिर बेहद लायक था। बाबा और हादी को इससे बहुत उम्मीदें थीं। ईद करीब आ रही थी। अम्मी अनाया के घर ईद के कपड़े ले जाना चाहती थी, लेकिन हाशिर ने उन्हें मना कर दिया कि जब इसके पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो भाभी के ईद के कपड़े ले जाएगा। हादी से अनाया के निकाह के बाद वो भाभी से मिलने जाता था। अनाया भी इसे बिल्कुल भाइयों की तरह मोहब्बत करती थी। जब से उसके पेपर शुरू हुए थे, भाई और बाबा ने सिवाय नमाज के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। हादी ने सबके लिए ईद के गिफ्ट लिए थे। इसने पहली बार अनाया के लिए भी गिफ्ट लिया था और हाशिर की ज़िद थी वही अनाया को इसका गिफ्ट देगा। हाशिर के पेपर बहुत अच्छे हो गए थे। वो बेइंतहा खुश था। इसने रात को वीडियो कॉल की थी और तकरीबन 1 घंटा इससे बात की थी, क्योंकि 1 महीने से वो मैसेज पर ही गुजारा कर रहा था। हादी बहुत थका हुआ था। वो इस वक्त सोना चाहता था, लेकिन हाशिर था कि इसकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। भाईजान आपको अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा? हादी इस वक्त बहुत थका हुआ था। इसके दिमाग से ही निकल चुका था कि इसने हाशिर से कोई वादा भी किया है। देख लो हादी भाई, अभी से भूल गए। आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने पेपर अच्छे दिए तो आप ईद पर आएंगे। हादी इसकी बात में मुस्कुरा दिया। अब मुझे क्या पता तुम्हारे पेपर्स अच्छे हुए हैं या नहीं, ये तो रिज़ल्ट की बात ही पता चलेगा ना। जब रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं बड़ी ईद पर अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा। अच्छा अब आप सो जाइए। आप भी क्या याद करेंगे कि हाशिर जैसा भाई मिला था। अल्लाह हाफिज़। रात को देर से सोने से इसकी आंख देर से खुली। इसकी नमाज भी कज़ा हो गई थी। जल्दी से चाय पी कर यूनिवर्सिटी आ गया। 2 क्लासें लेकर वो कैंटीन आ गया। भूख से इसका बुरा हाल था। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। बर्गर खाकर वो दोबारा क्लास में आ गया। अभी क्लास शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि इसका फ़ोन बजने लगा। क्लास में कॉल अटेंड करने की इजाज़त नहीं थी। इसने मोबाइल निकाल कर देखा। हाशिर का नाम लिखा था।
اس نے موبائل سائلنٹ پر کیا اور جیب میں ڈال دیا، لیکن حاشر شاید موبائل پہ ہاتھ رکھ کے بھول گیا تھا۔ آج وہ عنایا کے گھر گیا ہوگا، اب ساری باتیں اسے شیئر کرنے کو بیتاب ہوگا۔ ہادی نے 1-2 بار کال کاٹ بھی دی، لیکن حاشر کال پہ کال کر رہا تھا، مجبوراً کلاس سے باہر آ گیا۔ ہاں یار بولو، اس وقت میں کلاس میں تھا، تمہیں پتہ تو ہے۔ سوری بھائی، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، وہ اصل میں آپ کے لیے سوٹ لینے بازار آیا تھا، تو خیال آیا کہ کلر تو میں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں، اس لیے کال کر رہا تھا۔ آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی تو میں گھبرا گیا، کہیں آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ حاشر نے صفائی دیتے ہوئے کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں، اس وقت میری کلاس ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے کلر تو بتایا نہیں، جو تمہیں پسند ہے وہی لے لو۔ اچھا باقی بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے جلدی سے کال کاٹی، کہیں حاشر پر پھر سے شروع نہ ہو جائے۔ پڑھائی کے معاملے میں بہت سیریس تھا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ دکان پہ آ گیا۔ حاشر نے دوبارہ فون نہیں کیا تھا، آج وہ عنایا کے گھر جانے والا تھا، شاید صبح کی بات سے ناراض ہے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ شیطان کو یاد کیا، شیطان حاضر۔ اس نے مسکراتے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں حاشر، بڑی لمبی عمر ہوگی تمہاری، میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ اس نے بنا اگلی طرف کی بات سنے بولنا شروع کر دیا۔ بھائی حاشر نہیں رہا۔ حاشر کو کسی نے گولی مار دی، آپ کا حاشر نہیں رہا۔ سمد فون پر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ ہادی کے اعصاب کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سمد کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے کانوں میں تو یہ آواز گونج رہی تھی، حاشر کو کسی نے گولی مار دی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا، 2 زانوں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دوست جو اس کے ساتھ ہی دکان پہ کام کرتا تھا بھاگتا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا ہادی، ایسے کیوں بیٹھ کے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو اس نے خالی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ کیا ہوا ہادی، کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ مصطفیٰ کو اس کے یوں چپ رہنے سے ڈر سا لگا تھا۔ ہادی گہرے صدمے میں تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خالی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھتا رہا۔ مصطفیٰ نے جب اسے یوں ہی چپ چاپ بیٹھا دیکھا تو اس کا موبائل اٹھا لیا، جو کہ ہادی کے قریب ہی پڑا تھا۔ پھر کب کیسے سب کچھ مصطفیٰ نے کیا، وہ کیسے پاکستان پہنچا، اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ پتہ تو تب چلا جب اس نے حاشر کا کفن میں لپٹا چہرہ دیکھا، پھر اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ ایسے پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ وہاں موجود سبھی افراد کو رلا دیا۔ حاشر کو کتنی جلدی تھی اس کے پاکستان آنے کی، آج جب وہ آ گیا تو وہ کیسے خاموش لیٹا تھا۔ وہ پاگل ہوا جا رہا تھا، اسے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے والدین کا کیا حال ہے۔ انہوں نے بھی تو بیٹا کھویا تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنا غم سب سے بڑا لگ رہا تھا۔ اسے نہیں بھولتا تھا وہ منظر جب اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے حاشر کو مٹی میں دفن ہوتا دیکھا۔ کتنے دنوں سے اس نے صرف پانی پر گزارا کیا۔ اس نے باہر کی دنیا سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ امی بابا کئی بار اس کے پاس آئے تھے اسے سمجھانے، اسے حوصلہ دینے، حالانکہ ان کا دکھ ہادی سے بھی بڑا تھا، لیکن وہ اپنے باقی بچوں کے لیے صبر سے کام لے رہے تھے۔ اس نے سب سے بات کرنا چھوڑ دی، جیسے ان سب نے حاشر کو مارا ہو۔ جب اسے پتہ چلا کہ حاشر کو موبائل کے لیے قتل کیا گیا تو وہ خود کو حاشر کا قاتل سمجھنے لگا، ساری دنیا کے ساتھ ساتھ خود سے بھی خفا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہیں سے وہ حاشر کے قاتل کو ڈھونڈ کر ساری دنیا کے سامنے قتل کر دے۔ کوئی کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ صرف چند ہزار کے موبائل کے لیے کسی کی زندگی اندھیر کر دے؟ کل عید تھی، سارے گاؤں میں پٹاخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آج 5واں دن تھا اس کا یہاں آئے اور اس نے سحری افطار میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں لیا تھا۔ اس وقت سب سحری کے لیے اٹھے تھے کہ ایک دم اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، کسی ڈاکٹر کا ملنا ہی مشکل تھا۔ سبھی پریشان تھے، امی اور بہنیں تو باقاعدہ رونے لگی تھیں، اور بابا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پاگلوں کی طرح گھر میں ادھر سے ادھر چکرا رہے تھے۔ سمد اور رافع ڈاکٹر کو بلانے گئے تھے۔ کسی نہ کسی طرح اس کی طبیعت ذرا سی سنبھلی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ بہت شرمندہ سا تھا کہ اس کی وجہ سے سب پریشان ہوئے، اور کسی نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ بابا جو کئی دنوں سے اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے تھے آج اپنا ضبط کھو گئے اور بچوں کی طرح زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ وہ اپنی بیماری اور غم سب بھول کر بابا کو سنبھالنے بیٹھ گیا۔ ہادی دیکھ بیٹا، ہم نے حاشر کو کھو دیا، اب تمہیں نہیں کھونا چاہتے، ہمارے حال پہ رحم کر۔ حاشر کا غم الگ اور تم نے اپنی جو حالت بنا رکھی ہے وہ الگ۔ ہم سب کی جان لے رہی ہے یہ تمہاری حالت۔ بابا کی باتوں سے اس کا سر جھک گیا۔ ہاں وہ بہت خود غرض ہو گیا تھا، اسے اپنے غم کے سامنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس دن اس نے سب سے معافی مانگی اور خود کو سنبھالنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ تھا تو بہت مشکل۔
शाम को ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो इस वक्त गेट के साथ ही वज़ू कर रहा था। मजबूरन दरवाज़ा खोलने उठ गया। दरवाज़ा खोलने पर दर्जी खड़ा था जो इसके कपड़े देने आया था, जो हाशिर ने सिलने के लिए दिए थे। हाशिर ने इसके लिए ब्लैक रंग का सूट लिया था जिसे सीने से लगाए वहीं सहन में घुट घुट कर रोने लगा। वो भूल गया कि इसने बाबा से कोई वादा भी किया था। ईद का दिन सबके लिए खुशियों का दिन था, लेकिन इस दिन इन लोगों के गम एक बार फिर ताज़ा हो गए थे। पहली ईद थी, वह सब हाशिर के बिना जो गुजार रहे थे। ईद के दिन वो सब भाई तैयार होकर बाबा के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे और आज इनमें से किसी का भी नए कपड़े पहनने को दिल नहीं चाह रहा था। हादी के पेपर सर पर थे लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था। वह हाशिर का बदला लेना चाहता था, लेकिन इसे कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता था। बाबा को जब पता चला कि वो नहीं जा रहा तो इसे बुलाकर खूब इसकी क्लास ली। सर झुकाए सुनता रहा। बाबा ने इसे वापस जाने पर मजबूर किया। इस दिन वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था कि मैसेज टोन बजी। इसने मैसेज ओपन किया तो कोई अनजान नंबर था। लिखा था, मुझे हाशिर के मरने का बहुत अफसोस है। अल्लाह हमारे हाशिर को इस दुनिया की खुशियाँ नसीब करे। अनाया। अनाया का नाम पढ़कर हैरत ज़दा हो गया। इतने दिनों में अनाया को तो भूल ही गया था। इसने जवाबी मैसेज टाइप किया, अल्लाह के काम अल्लाह ही बेहतर जाने, हम तो बस सब्र और दुआ ही कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें याद किया। वैसे मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद दोबारा टोन बजी। इसने बेताबी से मोबाइल उठाकर देखा। उस्मान का मैसेज था, बाहर आने का कह रहा था। इसने बेदिली से मोबाइल साइड पर रखा और बाहर निकल आया। वापस आकर इसने बेताबी से मोबाइल चेक किया तो एक मुख्तसर सा मैसेज आया था, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। सोचता रह गया कि अब क्या टाइप करे। खामोशी से मोबाइल एक साइड पर रख दिया। अगले दिनों में इसने कई बार इसे मैसेज किया, लेकिन अगली तरफ बिल्कुल खामोशी थी। वो इसकी खामोशी को झिझक और शर्म का नाम देकर टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका दिल इसे कहीं कुछ गलत होने का इशारा दे रहा था। हाशिर का रिज़ल्ट आ गया था। पूरे ज़िला में टॉप किया था। इसका रिज़ल्ट हाथ में लिए बार बार सब रो पड़े। कितनी मेहनत की थी हाशिर ने इस दिन के लिए। ज़ालिमों ने इसके अरमान सब कुछ एक मोबाइल के लिए मिट्टी में मिला दिए। हादी का इरादा और भी मजबूत हो गया था। इसने हाशिर के तसव्वुर से अहद किया कि वो इसके कातिल को जीने नहीं देगा। वो रोज़ ही इसके कातिल का सुराग लगाने निकल पड़ता, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता था। बाबा को पता नहीं कैसे इसकी सरगर्मियों का इल्म हुआ। इस रोज़ उन्होंने बहुत प्यार से इसे समझाया कि इन्हें इससे बहुत सी उम्मीदें हैं। वो क्या करने जा रहा है? जिस हाथों में डिग्रियां देखना चाहते हैं वो हाथ फिर खून से रंगना चाहता है। और ये कि हाशिर का मामला उन्होंने अल्लाह के स्पुर्द कर दिया, वही बेहतर फ़ैसला करने वाला है। बाबा ने इसे अपने सामने बिठाते वादा लिया कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा और वापस चला जाएगा। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन बाबा ने इसके सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था जो वो ना चाहते हुए भी वापस जाने पर आमादा हो गया। अपने दिल पर बहुत सारा बोझ लिए आज भी सब इसे रुखसत करने एयरपोर्ट आए थे, लेकिन आज किसी ने इसे पीछे से नहीं रोका कि भाईजान पहुंचते ही फ़ोन करना। इसकी आंखों में आंसू थे। पीछे मुड़कर इस चेहरे को ढूंढना चाहा, लेकिन इतने सारे लोगों में वो चेहरा कहीं नहीं था। वापस तो वो आ गया था, लेकिन इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब भी मोबाइल की घंटी बजती वो चौंक जाता, कहीं हाशिर का फ़ोन ना हो। फिर इसकी आखिरी खुशी भी ख़त्म हो गई। इसने जितनी आसानी से इसे पाया था, इसे आसानी से इसे खो भी दिया। इसे तो अभी तक ये सब ख्वाब ही लगता था, और वो सचमुच ख्वाब बनकर रह गई। वह हवा के झोंके की तरह इसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी और इसकी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ बखेर दी थी। इसी हवा के झोंके की तरह वो इसकी ज़िंदगी से निकल भी गई थी। इसकी ज़िंदगी को वीरान कर दिया। सिर्फ़ एक मैसेज ने इसकी ज़िंदगी बखेर दी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जवानी में बेवा नहीं होना चाहती। मुझे आपसे तलाक चाहिए। उम्मीद है आप मुझे अदालत जाने पर मजबूर नहीं करेंगे। इसने कई बार वो मैसेज पढ़ा। इसे यकीन नहीं आ रहा था अनाया ऐसा कह सकती है। इसे तो अपनी पसंद पे बहुत मान था कि इसकी चॉइस कभी गलत नहीं हो सकती। इसे इतनी तकलीफ़ इसके तलाक मांगने पर नहीं हुई थी जितनी इसकी जवानी में बेवगी की चादर पहनने पर हुई थी। तो वो भी बाकी लोगों की तरह हाशिर के मामले को दुश्मनी का रंग दे रही थी। और हैरत तो इसे अपने वालिदैन पर भी हो रही थी जब उन्होंने इसे फ़ोन करके अनाया को तलाक देने का कहा। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुमने मेरे कहने पर इससे निकाह किया था, अब मेरे कहने पर इसे तलाक दे दो। वो इसे तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन सबके मजबूर करने पर इसने इसे तलाक दे दी। वो वक्त इसके लिए बहुत सख्त था। इसे अपनी जान जाती महसूस हो रही थी।
मज़ीद सितम इस जालिम ने इस पर यह तक कर दी कि इद्दत पूरी होने के फ़ौरन बाद ही उसने शादी कर ली थी। इन दिनों वो सारी दुनिया से खफा था। इसने सबसे राब्ता ख़त्म कर लिया था। इसे हर शख्स से नफ़रत हो गई थी। वो तो खाली दामन रह गया था। इसने स्मोकिंग शुरू कर दी थी। इसके पेपर शुरू थे। इससे पढ़ा नहीं जाता था। इसका बस नहीं चलता था कि कहीं से वो इस कातिल को ढूंढकर बेदर्दी से कत्ल करते जिसने इसकी सारी खुशियाँ छीन ली थी। बाबा ने घर शहर शिफ्ट कर दिया था। उनका अब दिल नहीं लगता था गांव में। वक्त गुजर ही जाता है, अच्छा हो या बुरा, किसी के लिए नहीं ठहरता। अगरचे सब्र करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। बाबा को इससे बहुत उम्मीदें थी और इनकी खातिर इसने दोबारा जीना शुरू कर दिया। दिल में गमों के पहाड़ बसाए, होंठों पे हंसी सजाना कितना मुश्किल था, ये कोई हादी से पूछता। वो स्टडी कंप्लीट करके वापस आ चुका था और आते से ज़बरदस्त नौकरी भी मिल गई। इसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं हो पा रहा था। इसके एहसासात ख़त्म हो चुके थे। घर वाले इसकी शादी पर जोर दे रहे थे, लेकिन शादी का नाम सुनकर वो नए सिरे से अजियत में मुब्तला हो जाता। घर वालों ने थक हार कर इसे शादी का जिक्र करना ही छोड़ दिया और इसके छोटे भाइयों की शादी करवा दी। सबसे छोटी मशल की शादी भी हो गई। अम्मी और बाबा हर वक्त इसकी फ़िक्र में लगे रहते, लेकिन इसे परवाह ही नहीं थी। कई सालों से इसका सुकून गायब था। वो जानना चाहता था कि इसकी खुशियों का कातिल कौन है, लेकिन बाबा इसे गांव जाने ही नहीं दे रहे थे। दिन ब दिन इसकी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। हर चीज़ से इसका दिल उचाट हो गया था। इसे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ गलत है, लेकिन क्या, यही इसे समझ नहीं आ रहा था। इसका दिल गांव की तरफ खींच रहा था, इस गांव की तरफ जहां इसकी खुशियों के कातिल रहते थे। जब इसकी बेचैनी हद से बढ़ गई तो इसने बाबा को एक बार फिर कायल करने की कोशिश की। बाबा पहले तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, लेकिन उसकी यकीन दहानी कराने पर बामुश्किल राज़ी हो गए। बाबा ने इससे वादा लिया कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिसका खमियाजा इन सबको भुगतना पड़े। वो ना चाहते हुए भी राज़ी हो गया। बाबा ने जाते जाते इससे एक और वादा भी लेना चाहा, जिसने इसे कश्मकश में डाल दिया। बाबा चाहते थे कि जिस तरह उन्होंने इसे इजाज़त दी है, वो भी उनकी बात का मान रख ले। इसने बाबा को तसल्ली दी कि अगर इसकी ज़िंदगी की उलझनें सुलझ गईं तो वो इनकी बात ज़रूर मानेगा। इस तरह वो ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव आ गया, लेकिन आज इसका यहाँ चौथा दिन था और इसे कोई सुराग नहीं मिल पाया था। अगर मिला भी तो इसने इसे और भी उलझा दिया। मोबाइल की आवाज़ इसे हाल में ले आई। एक लंबी सांस लेकर इसने ख़ुद को संभाला और मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बाबा थे जो गेट खोलने का कह रहे थे। वो हैरान परेशान गेट तक गया। गेट पर अम्मी और बाबा खड़े थे। इन दोनों को देखकर खुशगवार एहसास में घिर गया। इस वक्त वो जिस सिचुएशन में था, इसे किसी अपने की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। बाबा, आप लोग और यहाँ? इसने उन्हें रास्ता देते हुए पूछा। हाँ, तू आ सकता है, हम क्यों नहीं आ सकते? नहीं बाबा, मेरा ही मतलब नहीं था। आप लोग यूँ अचानक बिना बताए आ गए, इसलिए पूछ लिया। हाँ बेटा, ये तो तुम्हारी अम्मी है ना, जब से तू आया है 24 घंटे तुम्हारी फ़िक्र लगी रहती है इसे, इसलिए ले आया। अब्बा ने बेड पर लेटते हुए कहा, जबकि अम्मी घर का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। अच्छा, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ। तुम रहने दो हादी, मैं बना लूँगी। अम्मी, मैं इतना भी फॉर्ड नहीं हूँ जो आपके लिए नाश्ता ना तैयार कर सकूँ। अम्मी को अंदर भेजकर वो घर से बाहर निकल आया ताकि बाज़ार से नाश्ते के लिए कुछ लेकर आए। घर में चाय का सामान तो था, लेकिन नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसके लिए तो नाश्ता चचा के घर से आता था और इस वक्त तो सब नाश्ता कर चुके थे। वो नाश्ते का सामान हाथ में लिए अपनी धुन में दुकान से निकल रहा था कि किसी से टकरा गया। ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। इसने सामने खड़े तकरीबन इसी की उम्र के लड़के से माजरत करना चाहिए, जो कि यकटक उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। हादी को कुछ अजीब सा लगा। अपनी सुर्ख आंखें इस पर गाढ़े हुए था। हादी साइड पर निकलना चाहता था, क्योंकि वो बीच रास्ते में बुत बना खड़ा था। वापस आ गए तुम? तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। इसकी आवाज़ पर हादी के चलते कदम रुक गए थे। वो जो कोई भी था, यकीनन उसी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई और वहाँ पर मौजूद नहीं था। बात सुने। हादी ने इसे आवाज़ देकर रोकना चाहा, जो तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से शायद निकलना चाहता था। इसके पुकारने पर इसके पाँव एक पल के लिए सुस्त पड़ गए। अगले ही पल वो तेज़ी से वहाँ से निकल गया। हादी पीछे हैरान परेशान खड़ा रह गया। कौन था? हादी ने आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा था, पर वो इसके बारे में ऐसा क्यों कह रहा था? सुस्त कदमों से घर की तरफ बढ़ा। अरे हादी, कहाँ चले गए थे तुम?
वो अम्मी नाश्ते का सामान लेने गया था। इसने अपने हाथों में मौजूद शॉपर अम्मी को थमाते हुए कहा और उलझते हुए कमरे में आ गया। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। पता नहीं क्यों इसे लग रहा था कि वो जो कोई भी था कुछ ना कुछ तो जानता था। एक बार फिर उलझ गया था। शाम को मशल बड़ी आपी बच्चों के साथ आ गई थी तो घर में एकदम से रौनक लग गई। चची और इनकी बहुएं भी उनसे मिलने आ गई थी। चची ने तो इसे डांटा भी कि इनको अम्मी और बाबा को क्यों नहीं बताया, और साथ में रात के डिनर का भी कह दिया कि वो ही लेकर आएंगी। मशल और आपी का भी रात को रुकने का प्रोग्राम था। और इन सब ने एक बार फिर अपना फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया था, हादी की शादी का। हादी का मूड पहले से ही ऑफ था, इसलिए वो कमरे में आ गया। लेकिन कमरे में भी उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। अरे इस अनाया को कहाँ हमारे हादी से अच्छा दूल्हा मिला। एक नंबर का लोफर मियाँ है इसका। पता नहीं अनाया ने इसमें क्या देखा था। सुनने में तो आया है कि लव मैरिज है। ये चची की आवाज़ थी। नहीं भाभी, अनाया ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। अरे भाभी आप तो ऐसे ना कहिए। इस अनाया ने कैसे हमारे हादी की ज़िंदगी तबाह कर दी। नहीं भाभी, कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। सबको अपनी किस्मत का लिखा ही मिलता है। ये अम्मी की आवाज़ थी। हादी को समझ नहीं आ रहा था इतना सब कुछ होने के बावजूद अम्मी अनाया को क्यों इल्ज़ाम नहीं दे रही। सारा इल्ज़ाम किस्मत पर क्यों डाल रही हैं। बिना बताए घर से निकल आया। वो जब परेशान होता तो ऐसी जगह ढूंढता जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वो चलते चलते ज़मीनों की तरफ निकल गया। चचा की डांट सब कुछ वो भूल गया था। बाहर का मौसम था, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। लेकिन जब दिल का मौसम खुशगवार ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो निस्बतन एक वीरान गोशे में दरख्त के नीचे टेक लगा कर बैठ गया और उदासी से इर्द गिर्द देखने लगा। कितनी खामोशी थी यहाँ, जो दिल को बहुत सुकून बख्श रही थी। तभी इसकी नज़र एक झोंपड़ी नुमा कमरे पर पड़ी। गांव में ज़मीनों पर किसान अपनी सहूलत के लिए मिट्टी से ऐसी झोंपड़ी नुमा कमरे बनाते हैं ताकि बारिशों और गर्मियों से बचा जा सके। इस झोंपड़ी नुमा कमरे में शायद कोई था, क्योंकि इस कमरे के आगे आग पर देगचा पड़ा था। इसे बहुत हैरानी हुई। इस वक्त शाम का वक्त हो रहा था और सुनने में आया था यहाँ अब कोई नहीं आता। हत्ता कि रहना तो दूर की बात। इसे तजस्सुस हुआ यहाँ कौन रहता है। बिना आहट पैदा किए धीरे धीरे झोंपड़ी तक पहुँचा। हाथ बढ़ाकर इस झोंपड़ी का पर्दा हटाया। अंदर बहुत अंधेरा था। एकदम से रोशनी से अंधेरे में आने से पहले कुछ वाज़े दिखाई नहीं दे रहा था। इसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो मंजर वाजे हो गया। एक तरफ पानी का गड्ढा, साथ में लकड़ी का एक संदूक, ज़मीन पर बिछी चटाई जो कि जा बजा फटी हुई थी। कौन हो तुम? आवाज़ पर इसने चौंक कर देखा। झोंपड़ी के आखिरी कोने में चारपाई पर एक ज़ईफ़ सा आदमी बैठा इसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। लगता है नए हो इस गांव में। हादी को चुपचाप खड़ा देखकर इसने एक और सवाल किया। नया तो नहीं हूँ तो इसी गांव का, लेकिन काफ़ी सालों बाद आया हूँ। तुम हादी हो ना? हादी ने बेयकीनी से इसे देखा। हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी मानो यहाँ से चले जाओ और वापस मुड़कर ना आना, वरना वो तुम्हारी भी जान ले लेंगे। वो बहुत जालिम है, बहुत जालिम। उन्होंने मेरे अनस को भी मार दिया, वो तुम्हें भी मार देंगे। चले जाओ यहाँ से। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन जान ले लेंगे मेरी? हादी ने चंद कदम आगे बढ़ते हुए कहा। बताइए, कौन जान लेगा मेरी? उनकी चारपाई पकड़कर दो जानों बैठ गया। वो यकटक हादी को देखने लगा। हादी इसके इस तरह देखने पर कंफ्यूज हो गया। बाबा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हादी ने बेचैनी से पूछा। चले जाओ यहाँ से। इसकी मुश्किलें पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं, तुम इसकी मुश्किलें मत बढ़ाओ। चले जाओ। वो एकदम ही चिल्लाने लगा। हादी को उन पर पागल होने का गुमान हुआ। मैं चला जाऊँगा, पहले मुझे बता तो दें किसने आपकी अनस की जान ली। हादी को लग रहा था कि वो मंजिल के करीब है, लेकिन इस बाबा पर तो जैसे जनून सवार हो गया था। हादी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए चीज़ें उठा उठा कर फेंक रहा था। हादी ना चाहते भी वहाँ से बाहर निकल आया, दिल में वहाँ दोबारा आने का अहद करके। पता नहीं वो कौन था और मुझे कैसे जानता था। हादी अपनी सोचों में गुम धीरे धीरे चल रहा था। अंधेरा फैल रहा था, लेकिन इसे किसी चीज़ का होश नहीं था। वो यहाँ अपनी परेशानी कम करने आया था, लेकिन इसकी परेशानी तो उल्टा बढ़ गई थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी बीच रास्ते में ही था कि जाने कहाँ से दो मोटरसाइकिल सवार इसका रास्ता रोके खड़े हो गए। वह हैरान परेशान खड़ा रह गया। इस अचानक उफ्ताद के लिए वो तैयार नहीं था। यही है ना? हाँ, मेरे ख़्याल में यही है। क्या मतलब? तुम्हारे ख़्याल में? तुम्हें कन्फर्म पता नहीं है?
दोनों आपस में बातें कर रहे थे। हादी ने साइड से निकलना चाहा, उन्होंने इसे रोक दिया। रुकिए भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? हादी को लग रहा था कि वो फंस गया है। अब क्या हो सकता था, इसके पास कुछ भी नहीं था, जबकि मुकाबिल असलहे से लैस थे। क्या नाम है तुम्हारा? इनमें से एक ने हादी पर नज़रें गाड़ते हुए पूछा। इन दोनों ने चेहरे ढांप रखे थे। अजान, अजान नाम है मेरा। हादी के मुंह में जो नाम आया वो जल्दी से बोल दिया। झूठ, झूठ बोल रहा है ये अब्दुल हादी है। अबे अगर ये हादी होता अपना नाम हमसे क्यों छुपाता? भला हादी को क्या पता कि हम इसे ढूंढ रहे हैं। इन दोनों के आपस की गुफ्तगू जारी थी। हादी को मौत सर पे नाचती महसूस हो रही थी। देखिए मैं जाऊं क्या, मुझे देर हो रही है। इन दोनों को आपस में बहस करता देखकर हादी ने कहा, हाँ जाओ तुम। इनमें से एक ने इजाज़त दी तो हादी ने कुछ पल खड़े रहने के बाद कदम बढ़ा दिए। इसे लग रहा था कि दुश्मन सामने है। इस वक्त तो बिल्कुल खाली हाथ था। इसे अफसोस हो रहा था वो ऐसे खाली हाथ क्यों आ गया। अभी इसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि इन लोगों ने एक बार फिर इसे रोक दिया। हादी को लगा बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया। कहाँ से आए हो? यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ये जगह ख़तरे से खाली नहीं। उन्होंने तनकीदी नज़र इस पर डालते हुए कई सवाल एक साथ कर दिए। मैं साथ वाले गांव से आया हूँ, रास्ता भूल गया था। इसके जो मुंह में आया उसने बोल दिया। अच्छा चल ठीक है, तू जा, तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो दे, कुछ सवाब कमा। इन दोनों ने आंख मारते हुए कहा। हादी का दिल चाह रहा था कि इन दोनों को यहीं पर ढेर कर दे, लेकिन अफसोस इसने अपनी जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले जो उन्होंने जल्दी से इसके हाथों से छीन लिए। अबे यार दे ना, देर हो रही है तुझे भी और हमें भी, और ये जा वो जा। वो सुस्त कदमों से चलने लगा। इसे पैसों की फिक्र नहीं थी, लेकिन वो उलझन में पड़ गया, पहले इस बूढ़े बाबा की बातों से और अब इन लड़कों की बात से। भला कोई क्यों इससे मरवाना चाहता है? इसे तो नहीं याद था कि इसने कभी किसी के साथ बुरा किया हो। यकीनन इन सब के पीछे कोई गहरा राज था। क्या इसे पता लगाना था? घर से बार बार कॉल आ रही थी, लेकिन वो अपने ख्यालों में इतना गर्क था कि एहसास ही नहीं हुआ। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि इसने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी जहां वो लड़के गए थे। यकीनन उन्होंने किसी जंगली जानवर को मारी होगी। अभी वो यही सोच रहा था कि इसके कानों में घोड़े के हड़हड़ाने की आवाज़ पड़ी। अभी मुड़ ही रहा था कि एक घोड़ा जिस पर कोई नकाब पोश बैठा था तेज़ी से उसके पास से गुजर गया। हादी का दिल एकदम से तेज़ी से धड़कने लगा। यानी गांव वाले सच कहते थे, इस घुड़सवार ने तो इसे देखा भी होगा। इसे देखकर भी वो तेज़ी से गुजर गया। हालांकि लोग कहते थे कि वो घुड़सवार सबको कत्ल कर देता है। परेशानी में घिरा घर पहुंचा तो इसे बाबा परेशानी में घर के सामने टहलते नजर आए। इसे देखकर बाबा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े थे। हादी कहाँ चला गया था तू? कुछ एहसास भी है कितनी देर से तू घर से गायब है? ना ही फ़ोन उठा रहा है। पता भी है कि हालात कितने ख़राब हैं। तू है कि समझता ही नहीं? इतना भी एहसास नहीं कि घर वाले परेशान होंगे। बाबा ने गली में गुजरते लोगों की परवाह किए बगैर इसे खूब डांट पिला दी। शर्मिंदा शर्मिंदा सा घर में दाखिल हुआ। अम्मी और बहनों ने भी इसे खूब डांट पिलाई। इस वक्त वो जहनी तौर पर इतना डिस्टर्ब था कि इस पर किसी बात का असर नहीं हुआ। खामोशी से कमरे में चला आया। अम्मी ने खाने का पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसने सुबह नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था, लेकिन इसे इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसने घर वालों से आज का वाक़या छुपा दिया। अगर वो इन्हें बता देता तो बाबा कल ही से वापस ले जाते और वो मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। वो बूढ़ा बाबा किसकी बात कर रहा था कि इसकी मुश्किलें पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तुम इसकी मुश्किलें मत बढ़ाओ। ये सब सोचते हो कब नींद की वादियों में उतर गया पता ही नहीं चला। सुबह इसकी आँख काफ़ी देर से खुली। नमाज भी कज़ा हो गई थी। फ्रेश होकर बाहर निकला तो सभी सहन में बैठे थे। हादी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अम्मी ने इसकी सुर्ख आंखें देखते हुए कहा। हाँ अम्मी मैं ठीक हूँ। चाय मिल सकती है? इसने अपने दोनों हाथों से सर दबाते हुए कहा। मशल बेटा जाओ भाई के लिए नाश्ता लेकर आओ। जी अम्मी। गांव के हालात बहुत ख़राब हैं हादी। आज सुबह किसानों को ज़मीनों से 2 लाशें मिली हैं जिन्हें पता नहीं कब किसने और क्यों मारा है, क्योंकि उनकी बाइक और पैसे सब उनके पास मौजूद थे। अम्मी की बात सुनकर इसका दिमाग भग से उड़ गया। इसके सामने कल का मंजर आ गया। भाई नाश्ता? हाँ रख दो। इसने चौंक कर मशल को देखा। क्या हुआ हादी, तुम ठीक तो हो ना? बाबा जो कब से इसे देख रहे थे कहे बिना रह नहीं सके। जी जी बाबा मैं ठीक हूँ। तो नाश्ता करो ना। जी कर रहा हूँ। गायब दिमागी से नाश्ता करने लगा। हादी आज मंडी जाना है, तुमने मेरे साथ। आज हाशिर का 6ठा साल पूरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि कुरान खानी करवा लो। इसने चौंक कर बाबा को देखा। इतनी जल्दी 6 साल गुजर के?
कल ही की तो बात लगती थी। अम्मी मैं ज़रा फुप्पो की तरफ होकर आता हूँ। हाँ जाओ, जल्दी आ जाना। तुम्हारे बाबा गुस्सा करते हैं फिर। जी जल्दी आ जाऊँगा। वो जल्दी से कमरे में आ गया, अलमारी की दराज से पिस्तौल निकाली और इसे अच्छे से छुपा कर वो घर से निकल आया। फुप्पो के घर का तो बहाना था, असल में वो एक बार फिर इस बाबा से मिलना चाहता था। उसे यकीन था वो बाबा सब कुछ जानता है। तेज़ी से ज़मीनों की तरफ जा रहा था कि पीछे से उस्मान ने इसे आवाज़ देकर रोका। इस वक्त वो रुकना नहीं चाहता था, अब कोई और रास्ता भी नहीं था। अरे हादी यार, कहाँ गायब हो, पता ही नहीं चलता तुम्हारा। हाँ यार, बस वो बाबा और अम्मी आ गए ना, तो इस वजह से ज़्यादा घर से नहीं निकलता। इसने झूठ का सहारा लिया। अच्छा यार, तुमने सुना कल फिर से 2 कत्ल हुए हैं। सारा गांव हैरान परेशान है। थाने में 2 लाशें पड़ी हैं। मैं उधर ही जा रहा हूँ, तू भी चल मेरे साथ। हादी पहले इनकार करना चाहता था, फिर कुछ सोचकर उस्मान के साथ चलने पर राज़ी हो गया। थाने के आगे बहुत हजूम था, सभी मैयत को देखना चाहते थे। एक तरफ मैयत के घर वाले खड़े बैन डाल रहे थे। हादी को इन पर बहुत तरस आया। इसे वो वक्त याद आया जब वो भी इन्हीं की तरह बेयारो मददगार हाशिर की मैयत पे बैन कर रहे थे। उस्मान का भाई चूँकि इसी थाने में था, तो इन दोनों ने आसानी से मैयतों को देखा। ये वही 2 लोग थे जो हादी को कत्ल करने निकले थे, लेकिन वो भूल चुके थे कि अल्लाह देख रहा है। वापस घर आ गया क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। इसने ज़मीनों पर जाने का प्रोग्राम कल पे टाल दिया। अभी अपनी गली में दाखिल हुआ ही था कि वो बाबा के साथ खड़े शख्स को देखकर ठिठक गया। वो अनाया के अब्बा थे, लेकिन वो बाबा के साथ क्या कर रहे थे? जहाँ तक इसे याद था, इन दोनों का रिश्ता ख़त्म होने के साथ ही बाबा और उसकी दोस्ती भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये सब इसकी खाम ख्याली ही थी। इन दोनों ने भी हादी को देख लिया था। हादी ने ना चाहते हुए भी इन्हें सलाम किया। हादी को देखकर उन दोनों की रंगत भी बदल गई। हादी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इसे नहीं समझ आ रहा था कि ये इस वक्त हो क्या रहा है। इसे लग रहा था अगर मज़ीद कुछ दिन वो ऐसा रहा तो पागल हो जाएगा। वो दोनों हाथों में बाल जकड़े बेड पर बैठा था जब अम्मी इसका खाना लेकर आई। चलो हादी, जल्दी से मुँह हाथ धो लो, मैंने आज तुम्हारे लिए बिरयानी पकाई है। कल भी तुमने खाना नहीं खाया था। अम्मी अपनी धुन में बोले जा रही थी। हादी पर नज़र पड़ी तो इनकी ज़ुबान को ब्रेक लग गए। क्या हुआ हादी, तुम ठीक तो हो? उन्होंने खाना साइड पे रखा और इसका सर अपने साथ लगा लिया। हादी को इस वक्त किसी अपने के कंधे की ज़रूरत थी। अम्मी के साथ लगकर इसके आंसुओं का रास्ता मिल गया। अरे हादी मेरी जान, इस तरह क्यों रो रहे हो? देखो बेटा, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम इस तरह रोगे तो हाशिर को कितनी तकलीफ़ होगी। अम्मी इसके रोने से यही नतीजा अक्स कर गई थी कि आज हाशिर की बरसी है, शायद वो इसलिए रो रहा है। हादी, हादी, बाबा इसे पुकारते हुए अंदर दाखिल हो गए। इसने जल्दी से अपना चेहरा साफ़ किया। जी बाबा। हादी, तुम कल ज़मीनों पर गए थे, तुम्हारे चचा ने तुम्हें मना भी किया था, फिर भी वहाँ गए। बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन वो सोच रहा था कि जब वो ज़मीनों की तरफ गया था तो किसी ने तो इसे नहीं देखा था। बाबा को कैसे पता चला? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ हादी, क्यों अपने दुश्मन बने बैठे हो? हमारी पहली मुसीबतें क्या कम है जो तुम और बढ़ा रहे हो? वो तो शुक्र है कि कल तुम उनके हाथ नहीं लगे, तुम्हारा भी वही हाल होता जो बाकियों का हुआ है। अब वो बाबा को क्या बताता, वो तो उनके हाथ लग गया था। शायद उनकी दुआओं ने इसे बचा लिया। सॉरी बाबा, मैं आपकी ये बात चाहकर भी नहीं मान सकता। जब तक मैं असलियत का पता नहीं लगा लेता तब तक मुझे चैन की नींद ही नहीं आएगी। दिल ही दिल में बाबा से मुखातिब हुआ। बाबा सॉरी, मैं बस हादी। उन्होंने हादी की बात काट दी। अगर मुझे फिर पता चला कि तुम वहाँ गए हो तो मैं उसी दिन तुम्हें वापस ले जाऊँगा। बाबा जब कोई बात कह देते तो इसे पूरा करते, वो धमकी नहीं देते, अमल करते थे। हादी मुसीबत में फंस गया था। बाबा की बात चाहकर भी नहीं मान सकता था, क्योंकि अब बात बहुत बढ़ चुकी थी। वो जो कोई भी थे इन सबको मारना चाहते थे, पहले हाशिर, अब इसको। इससे पहले कि वो कुछ करे हादी को पता लगाना ही होगा। फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था जब तक बाबा यहाँ है। वो मौका की तलाश में था। चचा के बेटे अरमगान की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। घर भर में तैयारियां शुरू हो गई थी। शहर से इसके दोनों भाई भी शादी में शिरकत के लिए आ गए थे। बच्चों के खेलने, घर में ज़िंदगी की रौनक दौड़ सी गई थी। रोज़ रात को ढोलकी रखी जाती। सारे ख़ानदान वालों से मिलकर हादी खुद को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा था। इस दिन वो मैसेज चेक कर रहा था कि अनाया का मैसेज पड़ा नज़र आया। वो मैसेज डिलीट करने का सोच ही रहा था कि एकदम इसे उस्मान की बात याद आ गई कि हाशिर के कत्ल के वक्त अनाया वहाँ मौजूद थी और यकीनन इसने कातलों को देखा होगा।
مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میسیج ٹائپ کر کے وہ کچھ سوچتا رہا، پر میسیج سینڈ کر دیا۔ اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ عنایہ کے پاس آج بھی یہی نمبر ہوگا۔ کچھ پل میسیج کا انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی میسیج نہیں آیا تو موبائل رکھ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ چچا کے گھر کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہو ہی رہا تھا کہ کسی نے اس سے پہلے دروازہ کھولا۔ وہ دونوں ٹکراتے ٹکراتے بچے۔ ہادی نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل ہادی نے نظریں پھیر لی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے، بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ ہادی کی جگہ اس وقت کوئی اور ہوتا تو یقیناً یہ سچویشن انجوائے کرتا، لیکن ہادی الٹا اس لڑکی کے دیکھنے سے کوفت میں پڑ گیا۔ ایک سائڈ پر ہو گیا تاکہ وہ گزر سکے۔ اس کے سائڈ پر ہونے سے وہ لڑکی بھی جیسے ہوش میں آئی تھی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ہادی نے اندر داخل ہوتی اتنی ساری عورتوں میں کسی اپنے کو دیکھا۔ جلدی اس کی نظر بھابھی پر پڑی۔ اس نے بھابھی کو آواز دے کر بلایا، ہاں ہادی، کیا ہوا؟ وہ بھابھی امی کو تو بلا دیں، بہت بھوک لگی ہے اور انہیں ناچ گانوں سے ہوش ہی نہیں ہے۔ ابھی بلاتی ہوں۔ بھابھی امی کو بلانے چلی گئی۔ ہادی وہیں کھڑا ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی اس کی نظر ہمنا پر پڑی۔ وہاں وہ ہمنا ہی تھی، عنایہ کی بہن۔ لیکن وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کے یوں گھورنے سے ہمنا بھی متوجہ ہو گئی اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ ہادی نے نظریں پھیر لی۔ چلو ہادی، رافی اور تمہارے ابو اندر کھانا کھا رہے ہیں، تم بھی ادھر ہی آ جاؤ۔ امی، ہمنا یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے جیسے امی کی بات سنی ہی نہیں۔ امی نے اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا جہاں ہمنا کسی سے محو گفتگو تھی، لیکن اس کے کان ادھر ہی لگے تھے۔ ہمنا برہان کی بیوی ہے، یہاں نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ کیا کہا آپ نے؟ ہمنا اور برہان کی بیوی؟ برہان ہادی کا چچا زاد بھائی تھا۔ ہادی چونکہ برہان کی شادی میں ملک میں نہیں تھا تو اس نے ابھی تک برہان کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ برہان جاب کے سلسلے میں شہر میں اپنی بیوی بچوں سمیت رہتا تھا۔ امی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں نے اس گھر میں دوبارہ رشتہ کر دیا؟ ہادی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہادی، یہ سب نصیب کے کام ہیں بیٹا۔ ہمنا کو تو ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور تو میرا بھی نہیں تھا، مجھے کیوں سزا سنائی گئی؟ ہادی چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ امی سے آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ اسے اس دن عنایہ کے ابو کا یہاں آنے کا مقصد پتہ چل گیا تھا۔ وہ گلا کرے بھی تو کس سے؟ اس کے اپنوں نے ہی اسے اندھیرے میں رکھا تھا۔ اس نے گھر آ کر اپنا روم لاک کیا اور بیڈ پر گر گیا۔ کچھ خیال آنے پر اس نے موبائل اٹھایا، لیکن عنایہ کی طرف سے کوئی میسیج نہیں آیا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اگلی طرف نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے کا ریکارڈ چل رہا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پہ پٹکا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ کرے بھی تو کیا کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا۔ انجان نمبر سے میسیج تھا، عبدالہادی، تم آج بھی ویسے ہی مغرور اور گھمنڈی ہو۔ آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہم کتنے سالوں سے دعا مانگ رہے تھے، اور آپ آئی بھی تو ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنے کی تکلف بھی نہیں کیا۔ ہاں، کتنی بے دردی سے آپ نے آج مجھ معصوم کا دل توڑا ہے۔ میسیج پڑھ کر ہادی کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ بے اختیار اس کے سامنے وہ چہرہ آ گیا جس سے وہ آج ٹکراتے ہوئے بچا تھا۔ وہ تو حیران پریشان رہ گیا۔ پہلے اس کا دماغ بہت ہی گرم تھا، اس میسیج نے اس کا غصہ اور بڑھا دیا۔ اس نے موبائل ایک سائڈ پہ رکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد الماری سے پستول نکالی اور باہر نکل آیا۔ راستے میں ہی اس کا سامنا بابا سے ہو گیا۔ ان کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ چلو ہادی، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ خاموشی سے بابا کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ کر بے دلی سے کھانا کھانے لگا۔ بابا، میں آج شہر جا رہا ہوں، آفس سے کال آئی تھی، ارجنٹ بلوایا۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اسے پتا تھا بابا ایسے تو اسے چھوڑیں گے نہیں، لیکن تمہاری تو چھٹی ہے، کل ارمغان کی بارات بھی تو ہے۔ بابا، میں ایک دن کے لیے جا رہا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا۔ کچھ ضروری پیپر ہے، پروموشن کے لیے وہ جمع کرنا ہے، کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ بابا کے پاس اب اسے اجازت دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچھا جاؤ، لیکن کل وقت سے آ جانا۔ جی بابا، میں آج رات تک واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ بابا سے اجازت لے کر وہ چچا کے گھر امی سے ملنے چلا آیا۔ جانے کیوں، اسے لگ رہا تھا آج معاملہ آر یا پار ہو ہی جائے گا، چاہے اس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کی نظر امی پہ پڑ گئی۔ کچھ پل امی کو دیکھتا رہا، پتہ نہیں آج کے بعد یہ شفیق چہرہ کبھی دیکھنے کو ملے گا یا نہیں۔ امی کی نظر اس پر پڑی تو اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ ہادی بیٹا، امی پلیز کچھ مت کہیے گا۔ اس نے امی کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، ہر اس بات کے لیے جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو۔
हादी कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम तो मेरे सबसे फर्मा बरदार बेटे हो। फिर भी अम्मी मुझे माफ़ कर देना अगर आगे मुझसे कोई गलती हो जाए। हादी सब ठीक तो है ना? अम्मी ने इसकी आंखों में आंसू देखते हुए कहा। हाँ अम्मी सब ठीक है, बस वो आज आपसे रूडली बात की ना तो मेरे दिल पर बहुत बोझ है। मेरा बच्चा तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी जगह मैं भी होती तो यही करती। अम्मी ने इसका माथा चूमते हुए कहा। अम्मी कुछ प्यार हमारे लिए बचा कर रखिए, सारी मोहब्बत भाई पर ही ख़त्म कर देंगी। तुझे प्यार करती अब क्या खाक अच्छी लगूंगी, बच्चों वाले हो अब। ये बात सही की आपने, भाई हमसे बड़े हैं अगर आपको याद हो तो। राफ़ी की बात से हादी और अम्मी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ, देर हो रही है, शहर जाना है, रात तक लौटने की कोशिश करूँगा। राफ़े जी भाई। अम्मी और बाबा का ख्याल रखना। आप कौन सा साल के लिए जा रहे हैं भाई, एक दिन की ही तो बात है, पता नहीं आपकी बेगम बेचारी का क्या हाल होगा। आप तो अभी तक मम्मी डैडी वाले हैं। राफ़ी ने कहकहा लगाया तो हादी ने से घोरी से नवाजा। हादी बेटा जल्दी वापस आना। जी अम्मी दुआ करना, जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो हो जाए, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। हादी ने जाते सब पर एक नज़र डाली, फिर इसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो दीवानों की तरह उसे ही देख रही थी। कैसा जुनून था उसकी आंखों में। हादी ने जल्दी से आंखें फेर ली, पैदल ही ज़मीनों की तरफ चल पड़ा। गाड़ी वो जानबूझकर नहीं ले गया क्योंकि इस तरह दुश्मन होशियार हो जाता। बहुत ही संभल कर चल रहा था, गाहे बगाहे इधर उधर नज़र डाल लेता। इसका आज शाम तक रुकने का प्रोग्राम था। वो सबसे पहले इस बूढ़े बाबा की झोंपड़ी पर जाना चाहता था, लेकिन ये क्या, इस जगह ना तो वो बाबा थे और ना ही वो झोंपड़ी। वो हैरान परेशान रह गया, अब दुश्मन का पता कैसे मालूम करे। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी गायब हो गई। अभी वो सोच ही रहा था कि आगे क्या करे, इसे दूर से कदमों की आहट सुनाई थी जो कई लोगों की लग रही थी। वो एकदम ही चौकन्ना हो गया और दरख्त की ओट में छुप गया। कदमों की आहट करीब होती जा रही थी। हादी के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। वो तादाद में 5 थे। शक्लों से तो वो आम गाँव के लोग लग रहे थे, उलझे उलझे लंबे बाल, ना ही गंदे मैले कपड़े जो आमतौर पर इस टाइप के लड़के पहनते थे। उनके हाथों में खाने का सामान था। हादी को लगा शायद ये शिकारी हैं, ऐसी जगहों पर शिकार करने आते हैं, पर रात को शिकार करके शिकार किया हुआ गोश्त पकाकर खाते हैं। करीबी एक दरख्त के साथ अपना सामान रखकर खैमा टाँकने लगे। साथ में वो बातें भी करते जा रहे थे। इनकी बातों की आवाज़ इस तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उनके कहकहों से लग रहा था कि हंसी मजाक हो रहा है। वो कहीं से भी गुंडा टाइप नहीं लग रहे थे। इसने सोचा इनका तो रोज़ का यहाँ आना है, इनसे इसे कुछ मालूमात मिल सकती है। यही सोचकर वो इनकी तरफ बढ़ा। वो सब इसे एकदम से सामने देखकर डर गए। अस्सलाम वालेकुम। इसने जल्दी से सलाम किया, मुबादा वो इससे कुछ और ना समझ लें। इसके इस तरह सलाम करने से वो भी संभल गए और इसके सलाम का जवाब दिया। कौन हो तुम, यूँ अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? इनमें से एक ने इसका जायज़ा लेते हुए पूछा। मैं अब्दुल हादी हूँ, बहुत सालों बाद शहर से आया हूँ तो ज़मीनों की सैर के लिए निकल आया, प्यास लग रही थी तो पानी की तलाश में निकल आया। क्या आप लोगों पे नज़र पड़ गई? इसने कुछ झूठ और सच मिलाकर बात बनाई। पानी मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, पानी भी मिलेगा, खाना भी। आप तो मेहमान हैं हमारे, आपका ही तो इंतज़ार था कई सालों से। इन सब ने एक दूसरे की तरफ देख कर और मुस्कुरा दिए। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। आप लोग मुझे जानते हैं? हादी ने हैरानी से पूछा। अरे नहीं, यह तो कुछ भी बोलता है। इसके कहने का मतलब था कि मेहमान तो हम आसमानों में ढूंढते हैं, अल्लाह ने आपको ज़मीन पे हमें दे दिया। जा सुलेमान साहब को पानी पिला। और जाफ़र तो हाथ जल्दी चला, साहब को आज हम खाना खाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं, पानी मिल जाए तो बहुत है, मैं घर जाऊंगा, देर हो जाएगी। हादी ने ऊपरी दिल से कहा, वरना इसका भी दिल था इसे रोक ले और इसे कुछ काम की बात मालूम हो जाए। अरे ऐसी कैसी जाने देंगे हम आपको, हम तो अपने दुश्मन को भी खाना खाए बगैर नहीं भेजते। इन सब ने एक दूसरे पे हाथ मारते हुए कहा। आंखों ही आंखों में कुछ इशारा भी किया, लेकिन चूंकि हादी इस वक्त काफ़ी उलझन में था तो इनके इशारों को नहीं समझ सका। सब ने इसे अपने बनाए हुए खैमे में ला बिठाया, इसे पानी पिलाया। उनमें से एक आदमी के अलावा बाकी बाहर निकल गए, बकौल इनके शिकार करने गए हैं, जबकि वो एक आदमी इसके साथ बातें करने के साथ साथ गोश्त भी भून रहा था। सुनो, ये नकाबपोश का क्या किस्सा है? आजकल गांव में काफ़ी चर्चे हैं उसके। इसने ऐसे जाहिर किया जैसे वो आम बात कर रहा हो। एक पल के लिए उस लड़का जिसने अपना नाम जाफ़र बताया था उसके हाथ रुके, अगले पल इसने अपना काम जारी रखा। अरे साहब कुछ भी नहीं है, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं। नहीं, मैंने खुद कुछ दिन पहले एक नकाबपोश को घोड़े पर सवार देखा था।
हादी के मुंह से निकल गया। जाफ़र ने चौंक कर इसे देखा। मेरा मतलब है मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया था। हादी ने सब कुछ इसे बता दिया जो उस दिन हुआ था। हादी ने देखा इसके बाद से जाफ़र का रंग एकदम से उड़ गया। कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद खैमे के बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जाफ़र एकदम चौकन्ना हो गया और पिस्तौल निकाली। हादी ने इससे पहले इसके पास नहीं देखी थी। क्या हुआ, सब खैरियत? हादी ने चौंक कर पूछा। जाफ़र ने कोई जवाब नहीं दिया। होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। हादी हैरान परेशान देखता रहा कि खैमे का पर्दा हटा और वह सब अंदर दाखिल हो गए। इस बार उनके साथ 2 लोग और भी थे। इनमें से एक पर इसे शक गुजरा कि इसने इसे कहीं देखा है। वो भी हादी को देखकर चौंक गया। इसने आंखों के इशारे से जाफ़र को बाहर आने का कहा और वह दोनों बाहर निकल गए। हादी अभी दिमाग पर जोर डाल ही रहा था कि इसने इस शख्स को कहाँ देखा है कि वो वापस अंदर आ गए। मैं अब चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हादी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? ओए सल्लू, जल्दी से साहब को खाना खिला, फिर बात करेंगे। वो आदमी जो भी आया था शायद उनका कमांडर था। उसने सलमान और सल्लू से कहा। इसके सामने गोश्त रखा गया। गोश्त बहुत मज़े का था। हादी ने खूब डट के खाया। खाने के बाद जाफ़र ने कहवा भी पिलाया। हाँ तो साहब, अब आप बताइए यहाँ क्यों आए हैं, किसकी तलाश है? कमांडर ने पूछा तो हादी ने वही कहानी सुनाई जो बाकी सबको सुनाई थी। इसकी बात पर कमांडर ने कहकहा लगाया। साहब सच सच बता दो, क्या पता हम कुछ मदद कर दें आपकी। हमें गांव के अंदर और बाहर के सारे हालात का पता है, भरोसा करो हम पर। हादी ने कुछ पल सोचने के बाद इन्हें सब सच सच बता दिया। हादी की बात ख़त्म होने के साथ ही कमांडर ने बेसाख्ता कहकहा लगाया और हंसता ही चला गया। इसके बाकी साथी भी उसकी देखा देखी कहकहे लगाने लगे। हादी हैरान परेशान उन्हें देखता रहा। अबे चुप, कमांडर ने चिंगाड़ कर कहा तो एकदम खामोशी छा गई। कमांडर धीरे धीरे इसके करीब आ गया और इसके कान में सरगोशी की। तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो गया, कातिल तुम्हारे सामने। अफसोस तुम इसे मारकर अपना खून नहीं ठंडा कर सकोगे। मैंने तुम्हारे भाई को मारा था और अब मुझे तुम्हारी तलाश थी। तुम हाथ नहीं लग रहे थे और आज देख लो, मौत तुम्हें खुद लेकर आई है। हादी ने बेयकीनी और गुस्से से इसे देखा। अरे रे, ऐसे गुस्से से ना देखो, मैं तो डर जाऊंगा। इसने एक बार फिर कहकहा लगाया। इसकी तलाशी लो, कमांडर ने हुक्म दिया। इसकी तलाशी ली गई। इसके पास मौजूद सारी चीज़ें ले ली गईं। अरे बच्चे के पास तो पिस्तौल भी है। मुझे मारने आया था इस पिस्तौल से। कोई बात नहीं, तुम्हारे पिस्तौल से तुम्हें ही मारेंगे। हादी को मौत सामने नज़र आ रही थी। इसे मरने का अफसोस नहीं था, लेकिन इसे इस बात का अफसोस था कि वो बेखबरी में मारा जाएगा। इसकी आंखों के सामने अपनों के चेहरे घूम रहे थे। इसने एकदम से कमांडर पे छलांग लगा दी और इसे नीचे गिरा दिया। कमांडर जो अपनी जीत पर कहकहे लगा रहा था, अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। हादी इसे ज़मीन पर गिरा कर लातों घूंसों से मारने लगा। इसके बाकी साथी हादी से इस सब की तवक्को नहीं कर रहे थे। हादी की इस हरकत पर हैरान परेशान खड़े रह गए। हादी ने कमांडर की पिस्तौल कब्ज़े में कर ली और इन सब को पिस्तौल एक जगह रखने की ताकीद की। वो सब अपनी अपनी पिस्तौल रखकर खड़े हो गए। कमांडर, मुझे अपने मरने का अफसोस नहीं, लेकिन तू जिए और मैं मरूं, ये मुझे मंजूर नहीं। हादी ने पिस्तौल इसकी कनपटी पर रखा। अभी इसने ट्रैगर पर उंगली रखी थी कि जाने कहाँ से एकदम से गोलियां चलना शुरू हो गईं। एक गोली हादी के हाथ को चीरते हुए निकल गई। हादी के हाथ से पिस्तौल गिर गई, जिसे कमांडर ने फ़ौरन उठा लिया। जियो मेरे शेर, कमांडर ने मुड़कर शेर उसे कहा जो खैमे में रह गया था। हादी के हाथ से खून का फव्वारा निकलने लगा। हादी ने एक बेबस निगाह हाथ पे डाली। अब तो इसकी मौत पक्की थी। कमांडर ने इसके सर पर पिस्तौल से वार किया। मुझे मारने चला था, उठ, बताता हूँ तुझे। हादी लड़खड़ाता हुआ उठ गया। इसकी आंखें बंद हो रही थीं। उठ और सुन अब अपने कानों से। मैंने तुम्हारे भाई को मारा था। मैंने ही तुम्हारी बीवी से ज़बरदस्ती तुमसे तलाक दिलाकर शादी की थी। अब कर जो कर सकता है। कमांडर कहकहे लगाकर हंसने लगा। हादी उसकी बात से सख्ते में आ गया। इसे अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हो रहा था। कमांडर ने पिस्तौल इसके कंधे पर रखी और ठा की आवाज़ के साथ गोली हादी के कंधे में जा घुसी। वो ज़मीन पर गिर गया। इसकी आंखें बंद हो रही थीं कि इसने घोड़े की आवाज़ के साथ गोलियां बरसने की आवाज़ सुनी। भागो कमांडर, वो आ गया, वो आ गया। कमांडर के साथी चिल्लाते ये लफ्ज़ कह रहे थे और धड़ाधड़ भाग रहे थे। कमांडर ने एक नज़र हादी को देखा। वो भी वहाँ से निकलने का सोच ही रहा था कि एक गोली उड़ती हुई इस तक आ पहुँची, सीधा इसके पाँव पे जा लगी। वो एकदम से ज़मीन बोस हो गया। इसके कई साथियों को गोली लग गई थी और वहीं पर ढेर हो गए थे।
जो बचे थे वो अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कमांडर बेबसी की हालत में ज़मीन पर तड़प रहा था, जबकि हादी बिल्कुल साकित था। नकाबपोश घोड़े से छलांग लगाकर उतरा और हादी तक आया। हादी की धड़कनें बहुत स्लो चल रही थीं। वो दो जानों हादी के पास बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू टपक कर हादी के चेहरे पर गिरे। इसने मुड़कर किसी को आवाज़ दी, हश्याम, इसकी सांसें भी चल रही हैं, जितनी जल्दी हो सके इसे अस्पताल पहुंचाओ, मुझे ज़िंदा चाहिए, हरी अप। लेकिन आप, हश्याम ने कुछ कहना चाहा। मेरी फ़िक्र मत करो, मुझे हादी ज़िंदा चाहिए, अगर इसे कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। हश्याम नामी शख्स अपने साथियों की मदद से हादी को वहाँ से ले गया। नकाबपोश तब तक उसे देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गया। वो उठकर कदम कदम चलता कमांडर तक आया और पाँव की मदद से इसे ठोकर मारी। कमांडर जो बमुश्किल बैठा हुआ था, नकाबपोश की टक्कर से ज़मीन बोस हो गया। बस अनस, तुम्हारा खेल ख़त्म। कमांडर ने चौंक कर इसे देखा। यह आवाज़ तो जानी पहचानी थी। बहुत बेगुनाहों का खून बहा चुके हो, जब तुम्हारी बारी आई तो तकलीफ़ हो रही है। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, अब तुम तड़पोगे। नकाबपोश ने रिवॉल्वर निकाली और इसका रुख कमांडर की तरफ किया। प्लीज़, अल्लाह के लिए मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कमांडर ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। सही कहा, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि मेरी ज़िंदगी मुझसे छीननी है। तुम कातिल हो मेरे और मेरे जैसी कितने बेगुनाहों के। नकाबपोश के लहजे में नफ़रत ही नफ़रत थी। कौन हो तुम? कमांडर ने हकला कर कहा। पहली बार तुमने समझदारी की बात की है। चलो, मरने से पहले तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। नकाबपोश ने इसके सामने बैठते नकाब चेहरे से हटा दिया। कमांडर की आंखें फटी की फटी रह गईं। समझ, तुम भाई को दोबारा फ़ोन तो करो, शाम तक आने का कहा था और अभी तक नहीं पहुंचा। जी मैं करता हूँ, लेकिन भाई शायद ड्राइविंग पर है इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे, समद ने दोबारा कॉल मिलाते हुए कहा। और इस बार अगली तरफ कॉल उठा ली गई। हाँ भाई, कहाँ हो आप? कब तक पहुँच रहे हैं? अम्मी परेशान हो रही हैं। अब्दुल हादी को गोली लग गई है, हम इसे अभी सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। भाई ठीक तो है ना? समद ने डरते डरते पूछा। कुछ कह नहीं सकते, फ़िलहाल वो बेहोश है, बाकी अस्पताल पहुंच के पता चलेगा। समद क्या हुआ? हादी ठीक तो है ना? अम्मी ने बहुत आस से पूछा। समद ने खामोश नज़र अम्मी पर डाली। अम्मी दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। समद ने अम्मी को तसल्ली देनी चाहिए। मेरे हादी को हुआ क्या है? सच सच बताओ। गोली लगी है भाई को, समद ने मुश्किल से बात पूरी की। अम्मी ने गम से सख्ती से आंखें मींच लीं। समद को इस वक्त अम्मी पे बहुत तरस आया। अम्मी मुझे जाना होगा भाई के पास, आप दुआ कीजिएगा। नहीं समद, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। अम्मी समझने की कोशिश करें, मैं बाद में आपको ले जाऊंगा। नहीं, मुझे हादी के पास ले चलो, मेरे दिल को सब्र नहीं। अम्मी ने रोते हुए कहा तो समद ना चाहते हुए भी इसे ले जाने पर राज़ी हो गया। अच्छा अब रोइए तो नहीं, ले जाता हूँ आपको। आप गाड़ी में बैठिए, बाबा को बुला कर लाता हूँ। समझ जाने के लिए मुड़ा तो गेट में खड़े बाबा पर नज़र पड़ी। उनकी शक्ल से ही लग रहा था कि उन्होंने सारी बात सुन ली है। बाबा? समद ने कुछ कहना चाहा। मुझ में हौसला नहीं है इसे खोने का। अगर हादी को कुछ हो गया मैं भी ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। बाबा बमुश्किल गेट के सहारे खड़े थे। कुछ नहीं होगा बाबा, आप फिक्र ना करें। अब लगा ना झटका? बहुत हो गया तुम्हारा जुल्म, मुझसे मेरे सारे रिश्ते छीन लिए तुमने, यहाँ तक कि मुझे मौत तक पहुँचा दिया। नकाबपोश के लहजे में दुख बोलने लगा। लेकिन अब बस, तुम्हारा जुल्म अब और नहीं चलेगा। इससे पहले कि मौत मुझ तक आए मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। नहीं नहीं प्लीज़, मुझ पर रहम करो। मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं लगते तुम मेरे। मेरा कोई रिश्ता नहीं तुम्हारे साथ। हाँ, अगर कोई रिश्ता है तो सिर्फ दुश्मनी का। कातिल हो तो मेरी खुशियों के, मेरे रिश्तों के। कैसे रहम करूँ मैं तुम पर, जब तुमने ही कोई रास्ता नहीं छोड़ा। नकाबपोश पर इसके गिड़गिड़ाने का कोई असर न हुआ और ट्रिगर पर उंगली रख ली। 1 मिनट के लिए इसने खुद को कंपोज किया और फिर ट्रिगर पर सारा बोझ डाल दिया। ठा की आवाज़ के साथ कई गोलियां चली। कमांडर एक पल के लिए तड़पा और फिर साकित हो गया। नकाबपोश रिवाल्वर वहीं फेंक कर ज़मीन पर दो जानों बैठकर फोट फोट के रो दिया। या अल्लाह, और कितनी आजमाइशें हैं मेरी ज़िंदगी में। आज अगर हादी को कुछ हो गया, नहीं मेरे अल्लाह, इसे कुछ मत होने देना। यह सोच कर इसे झुरझुरी से आ गई। चलिए पुलिस आ जाएगी। आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा और एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आ गई। मुबारक हो, आपका मिशन पूरा हो गया। हाँ भाई, दुआ करना हादी को कुछ ना हो, वरना शायद मैं कभी ख़ुद को माफ़ ना कर सकूं। कुछ नहीं होगा हादी को, अल्लाह पे भरोसा रखिए। चलिए अब। चलिए।
आज इसने पूरे 3 दिन बाद आंख खोल ली थी। सभी इसके इर्द गिर्द जमा थे। मारे शर्म के किसी से आंख नहीं मिला पा रहा था। ये 3 दिन इन सब पे क़यामत बनकर गुजरे थे। बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी बात नहीं मानी। इसने बाबा के सामने हाथ जोड़े। बाबा कुछ देर तो इसके बंधे हाथों को देखते रहे, फिर इसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। बहुत ज़िद्दी हो तुमने हम में से किसी की बात नहीं मानी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा था हम बूढ़ों का क्या होता। बाबा सॉरी, जो आग मेरे सीने में जल रही थी इसने मुझे सब करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बाबा एक बात का मुझे आप सबसे गिला है। आप सबको तो सब कुछ पता था, आप सब ने मुझसे छुपाया क्यों? मैं सारी उम्र अनाया को कसूरवार समझता रहा और वो क्या निकली। 2 आंसू इसकी आंखों से फिसल कर तकिए में जज्ब हो गए। हादी, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। बाबा काश मुझे पता होता, मैं अनाया को इस वहशी के हवाले नहीं होने देता। बाबा। कुछ देर खामोशी के बाद इसने छत पर नज़रें टिकाते बाबा को मुखातिब किया। बाबा, मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा, मैं कातिल के इतने करीब पहुंचकर इसे कत्ल नहीं कर सका। हादी, वो कत्ल हो चुका है। क्या? किसने? हादी लेटे से एकदम बैठ गया। इस तरह बैठने से इसके ज़ख्मों से टीसें उठने लगी। सी की आवाज़ के साथ तकियों के सहारे बमुश्किल बैठा। आराम से हादी। बाबा, किसने इसे मारा? था कोई जिसका इसने तुमसे भी ज़्यादा नुकसान किया था। बाबा, एक बात सच सच बताइए, नकाबपोश कौन है? मुझे पता है आपको पता है। हादी, ऐसे सवाल मुझसे ना कर जिसका जवाब मैं चाहते हुए भी ना दे सकूं। लेकिन बाबा प्लीज़ हादी, बहुत जल्द तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इससे पहले कि हादी कुछ और पूछता बाबा कमरे से निकल गए। हादी बेबसी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। हादी अब घर आ गया था। बाबा ने इसके गांव जाने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी थी। हादी जॉब पर जाने लगा था। इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उस दिन काफ़ी गर्मी थी। सुबह का वक्त था। हादी को घुटन से होने लगी तो खिड़की खोल दी। ठंडी हवा के झोंके से इसकी तबीयत पर बहुत अच्छा असर पड़ा। हादी। जी अम्मी, आइए ना। हादी ने अम्मी की आवाज़ पर मुड़कर देखा। हादी, यहाँ बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। अम्मी खैरियत तो है ना? हादी ने अम्मी के साथ बैठते हुए पूछा। हादी, कल तुम्हारे चचा का फ़ोन आया था। तुम्हारी चची की भांजी है समिया, अभी मेडिकल कर रही है। इसके वालिदैन तुम्हारे साथ उसका रिश्ता करवाना चाहते हैं। बेटा, सुमैया बहुत प्यारी बच्ची है, तुम्हारे बाबा और मुझे बहुत पसंद है बेटा। अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो हम हाँ कर दें। अम्मी, आपको मेरा जवाब पता है। हादी बेटा, इस तरह कैसे ज़िंदगी गुजारोगे? हाँ कर दो बेटा, हम तुम्हारे फ़र्ज से भी फारिग हो जाएं और सुकून से मर सकें। हमारी आजमाइश ख़त्म कर दो। अम्मी, अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। हादी ने बात मजाक में टालनी चाहिए। हादी, मेरी बात को टालो मत। आज मैं तुम्हारे मुंह से हाँ सुनकर ही जाऊंगी यहाँ से। अम्मी, मुझे कुछ वक्त चाहिए संभलने के लिए, मैं अभी इस सदमे से नहीं निकल सका हूँ। हादी, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है, इसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अम्मी अपनी बात पूरी करके कमरे से चली गई। हादी वहीं बेड पर सर हाथों में पकड़ के बैठ गया। कैसे समझाऊं अम्मी आपको, जब से अनाया के बारे में पता चला है जाने मेरी नफ़रत कहाँ चली गई है। मैं पहले से ज़्यादा इसे सोचने लगा हूँ। पता नहीं रात का कौन सा पहर था, हादी की आँख अचानक ही खुल गई। इसने ख्वाब में हाशिर को देखा था जो बहुत खुश था और इससे इसका सबसे पसंदीदा जोड़ा मांग रहा था। हादी को इस जोड़े से बहुत मोहब्बत थी और वो जोड़ा हाशिर को देना नहीं चाहता था, लेकिन हाशिर वो जोड़ा इससे छीन के भाग गया। हादी इसे रोकना चाहता था, इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। एकदम से इसकी आंखें खुल गईं। इसका हलक बहुत खुश्क था, इसका पूरा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। इसने पूरा जग मुंह से लगा लिया। अजीब सी बेचैनी थी, इसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। बिना जूते पहने बाहर निकल आया ताकि कुछ घुटन कम हो, लेकिन घुटन कम होने के बजाय बढ़ सी गई थी। इसने एक साथ कहीं ख्वाब आवर गोलियाँ पानी के साथ निकलीं और कुछ पल के लिए वो दुनिया जहान से बेखबर हो गया। सुबह इसकी आंख दरवाजे पर तेज़ दस्तक से खुली। जाने वो कितनी देर से सोया था। वो जल्दी से चप्पल पाँव में उड़स कर दरवाज़ा खोलने उठ गया। दरवाजे पर अम्मी थी। हादी, तुम ठीक तो हो ना? कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। अम्मी से गौर से देख रही थी। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? वो हादी, गांव से फ़ोन आया था, अनाया की डेथ हो चुकी है। क्या? हादी ने सहारे के लिए दरवाजे को थाम लिया। हाँ बेटा, 3 बजे उसका जनाजा है। मैं और तुम्हारे बाबा जा रहे हैं, तुमने आना है। अनाया को मरे हुए आज 5वां दिन था। आज हादी लोगों की वापसी थी। अनाया को दफनाते वक्त इसे महसूस हो रहा था कि इसने अपनी ज़िंदगी में बची खुशी को भी इसके साथ ही दफन कर दिया। बहुत मुश्किल वक्त इसके लिए। यह हाशिर के बाद कैसे वो ख़ुद को संभाले हुए था, यह अल्लाह ही बेहतर जानता था।
کیا صرف ایک انسان کی زندگی سے چلے جانے سے زندگی رک جاتی ہے؟ یقیناً نہیں، لیکن ہاں، جب برا وقت آتا ہے تو جانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ انایا کو اس زندگی نے بہت دکھ دیے تھے، جس کا نتیجہ برین ٹیومر کی شکل میں نکلا۔ ایک بار کے آپریشن کروانے کے بعد دوبارہ رسولی ہو گئی تھی، جو اس بار اس کی جان لے کر ہی ٹلی۔ سب لوگ اسے کچھ دن رکنے کا کہہ رہے تھے، لیکن اب اس کے پاس یہاں رکنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا، اور اب تھا بھی یہاں کون جس کے لیے وہ یہاں رکتا۔ اس نے اپنے بیگ میں ساری چیزیں رکھیں اور بیگ کی زپ بند کر دی۔ بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تو یہ طے تھا، تو میری قسمت میں نہیں تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر سوچا، کاش تو مجھ پہ بھروسہ کر لیتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہادی نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آ جائیے، اس نے آنے والے کو اجازت دی۔ دروازے پر ہم نہ تھی۔ ہادی حیران پریشان انہیں دیکھتا رہ گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس طرح اس کے گھر اور کمرے میں آئی تھی۔ آج تو انایا کو گئے ہوئے 5واں دن تھا اور وہ یہاں۔ حیرت کے مارے کچھ بول نہیں پایا۔ اس نے گلا کھنکارا، اسے متوجہ کیا تو ہادی سنبھل گیا۔ آپ یہاں؟ خیریت؟ اس نے کہا بھی تو صرف اتنا، ہاں وہ آپ کی امانت میرے پاس تھی، وہ دینی تھی۔ ہمنا نے کن دقت سے اپنی بات پوری کی۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں، جیسے وہ بہت روئی ہو۔ میری امانت؟ ہادی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، آپ کی امانت۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ کل واپس جا رہے ہیں، تو اس لیے اس وقت آ گئی تاکہ آپ کو آپ کی امانت دے سکوں۔ پتہ نہیں پر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ انایا نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے مجھے دیا تھا کہ اس کی موت کے بعد تمہیں دے دوں۔ ہمنا نے اپنے ہاتھ میں موجود خاکی لفافہ آگے بڑھا دیا۔ ہادی نے بے چینی سے وہ لفافہ ان کے ہاتھ سے لیا۔ بھابھی؟ ہمنا واپسی کے لیے مڑی تو ہادی نے پیچھے سے انہیں آواز دے کر روکا۔ جی؟ ہمنا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بھابھی مجھے معاف کر دینا، میں سچائی سے بے خبر تھا اور انایا سمیت آپ سب کو قصوروار سمجھتا رہا اور آپ سے کافی دفعہ مس بہیو بھی کیا۔ کوئی بات نہیں ہادی، تمہاری جگہ میں بھی ہوتی شاید یہی کرتی۔ ہمنا نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ ہادی کچھ پل ہلتے پردے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی، پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیٹھ تک آیا اور وہ لفافہ کھولنے لگا جو ہمنا نے اسے دیا تھا۔ لفافے کے اندر ایک لمبا چوڑا خط تھا جو کہ کئی صفحوں پر مشتمل تھا۔ ہادی نے بے چینی سے خط کھولا۔ اسے تجسس ہوا کہ ایسا کیا ہے اس لمبے چوڑے خط میں۔ ابھی وہ خط کھول ہی رہا تھا کہ امی آ گئیں۔ ہادی بیٹا، تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں، آ کر ان کی بات سن لو۔ جی امی، آتا ہوں۔ کچھ پل سوچتا رہا، خط واپس طے کر کے لفافے میں رکھا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ کیا کر پڑھوں گا؟ ہادی بیٹا، ہم کل جا رہے ہیں۔ میں اور تمہاری امی چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے تمہاری بات پکی کر کے ہی جائیں۔ روز روز اتنی دور سے کون آئے گا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ بابا، انایا کو مرے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کچھ دن ٹھہر جائیے، اس پہ پھر بات ہوگی۔ ہادی جتنا اس ٹاپک سے بچنا چاہتا تھا، گھر والے اتنا ہی اس پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ ہادی، ہم کون سا بھی شادی کروا رہے ہیں، صرف دعائیں خیر ہی تو ہوگی۔ بیٹا، ایسے اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ امی جو بمشکل چپ بیٹھی تھی بول اٹھی۔ ہادی کچھ پل خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ بابا، مجھے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ باہر نکل آئے۔ وہ لوگ اسے آوازیں ہی دیتے رہ گئے۔ اس نے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر کچھ لمحے لمبی لمبی سانس لی، پھر تکیے کے نیچے سے وہ خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم، امید ہے تم خیریت سے ہوں گے۔ یہ خط دیکھ کر تم یقیناً سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ اس جدید دور میں بھلا کون خط لکھتا ہے، لیکن کیا کروں، تم سے بہت تفصیل سے بات کرنی ہے۔ ہادی، جب تک میرا خط تم تک پہنچے گا شاید میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ ہاں نا، اتنی زیادہ غموں کے بعد مجھے جان لیوا بیماری تو لگنی ہی تھی۔ میرے دل پر بہت بوجھ ہے، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور تمہاری نظروں میں پہلے جو میرا مقام تھا وہ پھر سے پانا چاہتی ہوں۔ ہادی، میرا نام سن کر یقیناً تمہیں دھچکا لگا ہوگا کہ تمہارے ساتھ اتنا برا کرنے کے بعد میری ہمت کیسے ہوئی تمہیں خط لکھنے کی۔ ہادی، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں آج بھی وہی انایا ہوں جس نے تمہیں پاگلوں کی طرح چاہا تھا، لیکن میرے پاس تمہیں چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں تم سے دور تو رہ سکتی تھی، تمہیں میرا مرا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہادی، یہ اس وقت کی بات ہے جب گاؤں میں ہر طرف خوف و ہراس مچا تھا، آئے روز بے گناہوں نوجوانوں کی بلی چڑھ گئی تھی۔ انہی دنوں ہمارا حاشر بھی ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ حاشر بہت معصوم تھا، اس نے بھی صحیح سے اس دنیا کی چالاکیوں کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تو صرف پیار محبت کی زبانی دیکھی تھی۔ ان ظالموں کو ذرا سا ترس بھی نہیں آیا۔
मोबाइल और पैसे छीनने के बाद इन जालिमों ने इससे भी गोली मार दी थी, क्योंकि हाशिर ने उन्हें पहचान लिया था। हाशिर इस वक्त हमारे घर आया था अपनी भाभी को ईदी देने। इसे हमारे घर से निकले बमुश्किल 5 मिनट ही हुए थे जब मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। घर में इस वक्त सिर्फ मैं और अम्मी ही थे, जबकि अब्बू और भाई इन दिनों शहर में स्टे करते, कुछ तो गांव के हालात की वजह से, कुछ गम रोज़गार की खातिर। हाँ, तो जब गोली चली तो मुझे हाशिर की फ़िक्र लग गई, जो कुछ मिनट पहले भी तो निकला था। मैं बिना जूता पहने बाहर को भागी और ये देखकर मेरे होश उड़ गए। हमारा प्यारा हाशिर खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। इस वक्त सारा गांव सुनसान पड़ा था। मैं इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर हाशिर की तरफ बढ़ी। हादी मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। हाशिर ने मेरे सामने दम तोड़ा। मैं जब इसके पास गई तो इसकी चंद सांसें ही बाकी थी। हादी हमारा हाशिर बहुत बहादुर था। इसके आखिरी सांसें चल रही थी और वो मुझे तसल्ली दे रहा था कि भाभी ना रोइए, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, किसको मदद के लिए बुलाऊँ। तभी पास के दरख्तों के पत्ते खड़खड़ाते मैंने आहट पर सर उठाकर देखा तो वहाँ 4-5 बंदूक वाले आदमी खड़े थे। आहट पर हाशिर ने भी आंख उठाकर देखा, फिर मुझे वहाँ से जाने को कहा कि भाभी आप जाइए। मैंने चौंक कर हाशिर को देखा, जिसकी आंखों में इन आदमियों के लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। मैं समझ गई कि यही वो कातिल है। हाशिर मुझे बार बार वहाँ से भाग जाने को कह रहा था। वहाँ खड़ा वो शख्स जो शायद उनका कमांडर था, यकटक मुझे देख रहा था। इनके बाकी साथी इसे वहाँ से भाग जाने का कह रहे थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। हाशिर के बार बार कहने पर मैं वहाँ से गांव की तरफ भागी, इन गुंडों से डर कर नहीं बल्कि किसी की मदद मांगने के लिए। बहुत मुश्किल से गांव के लोगों को साथ लेकर मैं हाशिर तक आई। तब तक हाशिर की रूह परवास कर चुकी थी। पता नहीं कब, कैसे, किस तरह मैं घर पहुँची, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। अब मैं बता नहीं सकती कि वो वक्त मुझ पर कितना भारी गुजरा था। मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। जब भी आंख बंद करती, हाशिर की खून में लथपथ बॉडी मेरे सामने आ जाती और मुझसे सवाल करती कि मेरे कातिल तो आपके सामने थे, आपने सबसे छुपाया क्यों। हादी में मजबूर थी। इन लोगों का नाम लेने का मतलब इन लोगों से झगड़ा मोल लेना था। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में थे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं खुदगर्ज बन गई थी इस वक्त, लेकिन मुझे सुकून नहीं था। पर वो हो गया जिसकी वजह से हमारे रास्ते अलग हो गए। उस दिन मौसम बहुत ही अच्छा था। बादल बरसने को बेताब थे। हम सब बरामदे में बैठे थे। अब्बू और भाभी इस दिन शहर से आए थे। उस दिन कितने दिनों बाद मेरा मूड अच्छा था। मैं चाय बनाने किचन में जा ही रही थी कि किसी ने बेदर्दी से दरवाज़ा खटखटाया। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़का। जब से हाशिर वाला मामला हुआ था मैं बहुत डर गई थी। ज़रा ज़रा सी बात पर डर जाती। अब्बू दरवाज़ा खोलने बाहर चले गए। जब तक वो वापस नहीं आए थे मेरा दिल बेचैनी लगी हुई थी। तभी दरवाज़ा खोलकर अब्बू आ गए तो मेरे दिल को कुछ सुकून सा मिला। सब कुछ ठीक तो है? मेरे पूछने पर अब्बू ने चौंक कर मुझे देखा और कुछ पल देखते ही रहे। मैंने दोबारा अपना सवाल दोहराया तो उन्होंने टाल दिया। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अब्बू कुछ परेशान से हैं। खैर, अब्बू ने मुझे चाय लाने को कहा और ख़ुद अंदर चले गए। मैं चाय की ट्रे हाथ में लिए अंदर जा ही रही थी कि अब्बू की आवाज़ पर मेरे कदम रुक गए। वो मेरे बारे में ही कुछ कह रहे थे। अब्बू की बात सुनकर मुझे लगा आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। हादी हाशिर के कत्ल ने मेरे लिए रिश्ता भेजा था। उसके कातिल ने, इस इंसान ने जिससे मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत थी। ट्रे मेरे हाथ से गिर गई थी। मैंने ख़ुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लिया। ट्रे गिरने की आवाज़ पर सब मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। उन्हें मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं था। बाबा उठकर मेरे करीब आए और मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी कि वो भी ज़िंदा हैं। बाबा ने उसे तो इनकार कर दिया, लेकिन वो गुंडा जिस बात पर अटल हो जाता वो करके रहता। इस बार वो ख़ुद अब्बू के पास आया था और इन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मेरी शादी इससे नहीं करवाई तो वो इनके अकलौते बेटे को कत्ल कर देंगे। अब्बू ने इसके सामने झोली फैलाई, लेकिन वो नहीं माना। अब्बू के पास 2 दिन की मोहलत थी। अब्बू को अपनी दोनों औलादों में से किसी एक की कुर्बानी देनी थी। इन दिनों हमारे घर में मौत का समा था। अम्मी और बहनें दहाड़े मार मार कर बैन कर रही थीं। भाई अब्बू को समझा रहे थे कि तुम्हें इत्तला करके मुझे तुम्हारे साथ रुखसत कर दें। इनकी जान की परवाह ना करें, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर मैंने उनकी मुश्किल आसान कर दी। मैंने उनसे हाँ करने को कहा। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं अगर तुमसे शादी कर भी लेती तो कभी भी खुश नहीं रह पाती, क्योंकि वो जो करने की ठान लेता वो करके ही दम लेता। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं बन सकती थी कि अपने माँ बाप के इकलौते बुढ़ापे के सहारे अपने माँ जाए की कब्र पर अपनी खुशियों का महल तामीर करती। किसी तरह से बात बाबा और अम्मी तक भी पहुँची। वो दोनों भी सच्चाई जानने के लिए वहीं आ गए।
इन दिनों वो लोग खुद हाशिर की जुदाई के गम में डूबे हुए थे। ये एक और बड़ा सदमा था। मेरी हाँ के बारे में सुनकर बाबा खुद मुझसे पूछने आए तो मैं उनके सामने अपना ज़ब्त खो बैठी और फूट फूट कर रोती। मैंने उनके सामने सारा किस्सा रखा और फैसला उन पर छोड़ दिया। बात सिर्फ मेरे माँ बाप की नहीं थी। अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो वो तुम्हें भी कत्ल कर देते। सब ने मेरे फैसले पर सर झुका दिए। मैंने जितनी आसानी से तुम्हें पाया था इतनी आसानी से तुम्हें खो भी दिया। अगले हफ्ते मेरी शादी हो गई। जिस घर में मैं रुखसत होकर गई वहाँ पहले से मेरी एक सौतन थी जिसने मेरे आने पर खूब वावेला किया, लेकिन शौहर की एक ज़ोरदार थप्पड़ ने उसे खामोश करा दिया। इस घर में बहुत सारी औरतें थीं, लेकिन उनके घर में रत्ती बराबर इज्जत नहीं थी। मेरी सौतन शौहर के सामने तो खामोश रहती, उनके जाने के बाद मुझे बहुत बातें सुनाती, मारने तक से गुरेज नहीं करती थी। पहले जब मैं रुखसत होकर आई तो घर में नंदो देवरानियाँ मुझसे बातें करते आती, लेकिन मैंने कभी उनसे बात नहीं की थी। मेरा दिल ही नहीं करता था। रोज़ बरोज़ अनस की गुंडागर्दी में इजाफा होता जा रहा था। कोई रोकने वाला नहीं था उसे। इस दिन तो हद ही हो गई, जिसके बाद मैंने वो फ़ैसला कर दिया। मैंने कभी चींटी तक नहीं मारी थी। अब मैं किसी इंसान को कत्ल करने का सोच रही थी, जो था भी मेरा शौहर, चाहे ज़बरदस्ती का ही था। इस दिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था तो मैं घर से बाहर निकल आई। अनस से शादी के बाद बैठे बैठे मेरा दिल घबरा सा जाता तो मैं खुली हवा में सांस लेने के लिए घर से निकल आती। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा तो मैं एक जगह बैठ गई। शदीद डिप्रेशन से मेरा सर फट रहा था। आप ठीक तो हैं? मुझे इस तरह सर पकड़े बैठा देखकर जाने कहाँ से वो नौजवान लड़का आ गया। मैंने चौंक कर इसे देखा। लगभग 20 साल का लड़का था। मुझे सवालिया नज़रों से देख रहा था। शायद वो कहीं शहर से आ रहा था, क्योंकि इसके हाथ में सफरी बैग था। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने घबरा कर जवाब दिया और इधर उधर देखा, कहीं अनस मुझे इसके साथ ना देख ले। वो पहले भी मुझे मेरी तालीम और तुम्हारी वजह से ताने देता था। कई बार मुझे मारा भी उसने। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़िक्र थी तो इस लड़के की जो मुझसे मुखातिब हो गया था, और अगर अनस को पता चल जाता तो वो इसे इसी नाखबरी में कत्ल कर देता, क्योंकि 24 घंटे इसके बंदे हमारे घर का पहरा देते थे। मैं उठकर तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से जाने लगी। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। बहन, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए आपका घर कहाँ है, मैं किसी को बुलवा लेता हूँ। इसने शाइस्तगी से कहा। इसे देख कर जाने क्यों मुझे बार बार हाशिर याद आ रहा था। वो इसी की उम्र का था। इसका इस तरह मुझे बहन कहना मेरी आंखों में आंसू ले आया। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मैंने सख्ती से कहा, लेकिन इसने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें किसी ने यहाँ मुझसे बात करते देख लिया तो वो तुम्हें यहीं कत्ल कर देंगे। लेकिन मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसने हैरानगी से कहा। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से, तुम्हारी ये हमदर्दी तुम्हारी जान ना ले ले। मैंने दरख्त का सहारा लेते हुए कहा। ना समझे से वापसी के लिए पलटा। जब तक वह आंखों से ओझल ना हुआ मैं तब तक वहीं खड़ी से देखती रही। ठंडी आह भर कर घर की तरफ मुड़ी, जो मुझे घर कैद खाना ज़्यादा लगता था। इस दिन मेरा डिप्रेशन से बुरा हाल था। सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं सहन में चारपाई पर तकियों का सहारा लेकर बैठी थी। तभी अनस दाखिली दरवाजे को लात मार के अंदर दाखिल हुआ। ये इसका ख़ास अंदाज़ था दरवाज़ा खोलने का। जल्दी से नलका चला, मुझसे मुखातिब था मैं, जो सर दर्द से आंखें नहीं खोल पा रही थी। मैंने बमुश्किल आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा और मेरी चीख निकल गई। इसके सारे कपड़े खून से लाल थे। ये सब क्या है? मैंने इसके कपड़ों की तरफ इशारा करके कहा। ज़्यादा दिमाग की दही मत बना, जल्दी से नलका चला। मैं ना चाहते हुए भी नलका चलाने उठ गई। बड़ा आया था शहरी बाबू मुझे ठीक करने। मेरी तरफ कभी किसी ने आँख उठाकर नहीं देखा। ये मुझे सबक पढ़ाने आया था। पहुँचा दिया अगले जहान में। अपने हाथ पांव धोने के साथ साथ वो बातें भी कर रहा था और मेरा दिल डूबने लगा। कब तक जुल्म होता रहेगा? तो भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। आज तो छोड़ दूँ तुझे। आइंदा अगर मैंने तुझे गली में किसी से बात करता हुआ देख लिया, पहले तुझे गोली मारूंगा, बाद में तेरे यार को। आज तो सिर्फ इस लौंडे को मारा है, अगली बार तो भी नहीं बचेगी। इसने मुझे बालों से पकड़ के धक्का दिया था। तो वही हुआ जिसका डर था। मेरी वजह से इस मासूम बेगुनाह इंसान की जान चली गई। पता नहीं किसके घर का चिराग था। काश उस दिन मैं बाहर नहीं निकलती तो शायद आज वो ज़िंदा होता, जो शहर से शायद छुट्टियां मनाने आया था। जाने कब मैं बेहोश हो गई, कुछ पता नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी और मेरे अब्बू भाई मेरे सामने खड़े थे, जिन्हें मैं कितने सालों बाद देख रही थी।
इन्हें देखकर मेरा गम एक बार फिर ताज़ा हो गया। मेरी आंखों में आंसू आता देखकर अब्बू तेज़ी से मेरी तरफ बढ़े। मेरी बेटी को होश आ गया। अब्बू मैं यहाँ कैसे, और आप लोग? मैंने कुछ देर खामोश रहने के बाद अब्बू से पूछा। बेटा तुमने तो हमें बिल्कुल पराया ही कर दिया, इतना जुल्म सहती रही। उस दिन भी अगर तुम्हारी देवरानी ने फ़ोन करके तुम्हारे बारे में ना बताया होता तो हमें पता तक ना चलता। वो तो शुक्र है बर वक्त ऑपरेशन हो गया, वरना हम तो तुम्हें खो ही देते। ऑपरेशन? क्या मतलब अब्बा? मुझे क्या हुआ था और कब से मैं यहाँ हूँ? मैंने हैरान होते हुए पूछा। आज तीसरा दिन है तुम्हारा यहाँ। हम जब तुम्हें यहाँ लाए थे तो तुम बेहोश थी। अनस तुम्हें मारकर घर से निकल गया था। तुम्हारा बहुत सारा खून बह चुका था। अल्लाह भला करे तुम्हारी देवरानी का, जिसने हमें फ़ोन करके तुम्हारे बारे में बताया, वरना हम तो तुम्हारे जनाजे में शरीक होते। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने एक्सरे और टेस्ट वगैरह करवाने का कहा। तुम्हारे टेस्ट और एक्सरों का रिज़ल्ट आने के बाद हम पर तो क़यामत ही टूट पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें तो ब्रेन ट्यूमर है और जल्द अज जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, वरना तो तुम्हारी जान जाने का ख़तरा है। इसलिए हम तुम्हें इस अस्पताल ले आए। शुक्र है अल्लाह का कि ऑपरेशन कामयाब हो गया। अब मैं तुम्हें कभी वापस नहीं भेजूँगा और इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगा। नहीं अब्बा, मैं वहाँ वापस जाऊँगी। अनाया तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? भाई जो कब से खामोश थे मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले। अभी तो मैं होश में आई हूँ, इतनी आसानी से मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने हाथों से इससे बदला लूँगी। प्लीज़ अब्बा, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे पता है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं इसे ऐसे आसानी से तो जाने नहीं दूँगी। मैंने अब्बा के सामने हाथ जोड़ दिए। अनाया बेटा, तुम एक औरत हो, तुम इससे मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हें पता तो है ना उसका? हाँ अब्बा, मुझे उसका पता है। मुझे ये भी पता है मेरे अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता, और अगर मैंने बर वक्त इसको नहीं रोका तो जाने वो और कितनी जाने ले लेगा। अब्बा को ना चाहते हुए भी मेरी बात माननी ही पड़ी, और इस तरह एक बार फिर मैं इस घर में आ गई। लेकिन दोनों बार आने में फ़र्क था। पहली बार मैं ज़बरदस्ती यहाँ लाई गई थी, मेरी बर्बादी के दिन शुरू हुए थे, और इस बार मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी। अनस के बर्बादी के दिन शुरू हो गए थे। मैंने अपने लहजे में बहुत बदलाव पैदा किया, इसकी हर बात मानने लगी। एतबार तो इसका मुझ पर तभी पैदा हो गया था जब मैं इसके घर वापस आ गई। वो समझता था शायद मेरे पास इसके साथ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं अंदर ही अंदर प्लान कर रही थी, जबकि सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल थी। किसी को क्या पता था कि मेरे अंदर कौन सा तूफ़ान बरपा है। इस मौके पर मेरे अब्बा समेत बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया। हमने अपने प्लान को खुफिया ही रखा, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क था। मेरा मकसद सिर्फ अनस को कत्ल करना नहीं था, बल्कि इसके सारे ग्रुप को सिरे से उखाड़ फेंकना था। मुझे अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि बाबा और अब्बा तो कमज़ोर और बूढ़े थे। वो मेरा इतना साथ नहीं दे सकते थे। मेरा मिशन गांव से इस डर को ख़त्म करना था। मैं इसी कश्मकश में थी कि कहाँ से अपना प्लान शुरू करूं और कैसे शुरू करूं, कि उस दिन अब्बा का फ़ोन आ गया जो उन्होंने मुझे अस्पताल में दिया था, और जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा था। अगर अनस को मोबाइल का पता चल जाता तो वो मोबाइल तोड़ने के साथ साथ मुझे भी मार डालते। इसका ताल्लुक़ इन लोगों में था जो मोबाइल के सिर्फ नुकसानात जानते हैं। हाँ, तो अब्बा का फ़ोन आ गया। मैं जल्दी से बाथरूम में नहाने के बहाने चली गई ताकि तफसील से बात हो सके। अब्बा मुझसे प्लान के बारे में पूछ रहे थे। इन्हें मेरी बहुत फ़िक्र लगी थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और उनसे अपना मसला शेयर किया। अब्बा ने कुछ पल सोचने के बाद मुझे फ़ोन बंद करने का कहा कि वो कुछ करते हैं। रात को ही अब्बा की मिस कॉल आ गई। इस वक्त अनस घर पे मौजूद नहीं था। वो रात बाहर ज़मीनों पर ही अपने साथियों के साथ रुकता, क्योंकि घर पे छापे पड़ते रहते। मैंने जल्दी से अब्बा को कॉल बैक की। हाल अहवाल पूछने के बाद अब्बा ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जो कि काफ़ी बहादुर है, और इनका एक ही बेटा था जिसे अनस ने मार डाला। अब वो भी अनस से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसकी सेहत इसे इस बात की इजाज़त नहीं देती। लेकिन वो इसकी मदद ज़रूर कर सकता है। इसके लिए मुझे अब्बा के साथ उनसे मिलने जाना होगा। अनस चूँकि रात भर घर से बाहर होता और वापस भी सुबह देर से आता, इसलिए मैं अब्बा के साथ रात को आराम से वहाँ जा सकती थी। अगले दिन मैंने जल्दी सारे काम निपटाए। मुझे बेचैनी से रात का इंतज़ार था। पता नहीं आज वक्त रुक गया था या मुझे ही बहुत जल्दी थी। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह अनस खाना खाकर वहाँ से निकला तो मैंने भी तैयारी पकड़ी। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मुझे जल्द अज जल्द इस जहन्नुम से छुटकारा पाना था। मुझे बैठक के रास्ते बाहर जाना था, जिसका एक दरवाज़ा घर की तरफ था और दूसरा बाहर की तरफ था। मैं दबे पाँव घर से निकल आई। इस वक्त सब लोग सोए हुए थे।
मैं बिना रोशनी पैदा किए गली में आ गई। अगली गली में अब्बा खड़े थे। किसी न किसी तरह हम बिना रोशनी के छुपते छुपाते झोंपड़ी में पहुँचे जहाँ वो बाबा रहता था। एहतियात ज़रूरी थी क्योंकि कदम कदम पर अनस के आदमी बैठे होते। इन सब को ख़त्म करना मुझे अकेली औरत का काम नहीं था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं ये काम करूँगी। वैसे मेरे पास चंद महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल था। हम जब बाबा के पास पहुँचे तो चंद इधर उधर की बातों के बाद हम अपने मकसद की बात पर आके इस बाबा ने भी अब्बा और बाबा वगैरह की तरह मुझे इस काम से रोकना चाहा। मैंने उनसे कहा अगर वो मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूँगी। अनस से बदला तो मैं हर सूरत में लूँगी। किसी न किसी तरह इस बात पर राज़ी हो गए कि मैं जो कुछ भी करूँगी नकाब में करूँगी और नकाब चेहरे से नहीं हटाऊँगी। अगली रात से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। उन्होंने मुझे सबसे पहले घुड़सवारी सिखाई। अगरचे ये बहुत मुश्किल था, मुझ जैसी डरपोक लड़की के लिए नामुमकिन, लेकिन इंसान डरता मौत से ही है। अगर मौत पहले से ही मुँह खोले बैठी हो तो कैसा डर। इसलिए मैं बहुत जल्दी सब कुछ सीख रही थी। घोड़ा और पिस्तौल हाशिम बाबा ने मुझे दिए थे, जो कि मुझे ट्रेनिंग देते थे। पहल तो मुझे मन से नहीं सिखा रहे थे। इन्हें लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरी लगन मेहनत देकर वो भी सच्चे मन से मुझे सिखाने लगे। सुबह होने से पहले हम बाप बेटी घर लौट आते। इस तरह किसी को शक नहीं हुआ और मैं बहुत अच्छे तरीके से काम सीखने लगी। अल्लाह से मेरा राब्ता मजबूत हो गया। मेरे दिल को कई सालों से सुकून की तलाश थी। मेरा दिल अब पुरसुकून हो गया था और उस दिन हमने अपने मिशन पे काम शुरू करना था। हमारा एक साथी जिसे हमने समझा बुझा कर इनके ग्रुप में शामिल करवाया था, इसी ने इत्तला दी थी कि आज दोपहर अनस के 2 साथी शहर से आने वाले हैं। सौदागर जो कि शहर में अपना माल बेचकर पैसे लेकर घर आ रहे थे। वो लोग उनका माल लूट कर हमें कत्ल करने वाले थे। हाशिम बाबा ने मुझे कहा कि आज तुम्हारा इम्तहान है। अगर तुम आज पास हो गई तो मैं समझ जाऊंगा तुम ये सब कर सकती हो। अगर तुम ना कर सकी आइंदा मत आना। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, मेरे हाथ भी कँपा रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारनी थी। हाशिम बाबा के अलावा इस ग्रुप में किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था, ना ही किसी ने मुझे देखा था। दिन के वक्त घर से निकलना मुश्किल था। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था। ऐसे में जब सब खाना खाकर अपने कमरों में सो गए, मैंने जल्दी से अपने कमरे को अंदर से लॉक किया। बाथरूम के रास्ते निकलकर बैठक में आ गई। इधर उधर देखने के बाद मैंने तसल्ली कर ली कि कोई मुझे तो नहीं देख रहा। मैं बाहर आ गई। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। अब्बा के साथ मैं हाशिम बाबा की झोंपड़ी में आ गई। हाशिम बाबा रिटायर्ड कमांडो थे। हाशिम बाबा की झोंपड़ी पर मैंने जल्दी से मर्दों के कपड़े और चेहरे पर नकाब चढ़ाया और पिस्तौल लेकर घोड़े पर बैठ गई। अब्बा बहुत डर रहे थे। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना था। अब्बा को तसल्ली देकर मैं वहाँ से निकल आई। मैं अकेली थी। ये काम मैंने अकेले ही करना था, वरना दुश्मन को शक हो जाता। अपनी मतलूबा जगह पहुंचकर मैंने घोड़ा एक साइड पर रोका और इनका इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मुझे लगा शायद गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो। मैं भी वापस जाने का सोच ही रही थी, क्योंकि ज़्यादा देर मैं घर से बाहर नहीं रह सकती थी कि मेरे कानों में गाड़ी की आवाज़ आई। मैं चौकन्ना हो गई। जो ही बाइक दरख्तों के करीब पहुंची, झाड़ियों से 2 आदमी निकलकर उनके सामने बंदूक लेकर खड़े हो गए और इनसे पैसे और बाइक देने का मुतालबा करने लगे। वो बेचारे कश्मकश में थे कि क्या करें। तभी इन गुंडों ने इनमें से एक के सर पे पिस्तौल दे मारा तो दूसरा बंदा जल्दी से बाइक से उतर गया और पैसे भी दे दिए। मैं सब देख रही थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। अभी वो दोनों बाइक पर बैठकर इन दोनों सौदागरों को गोली मारने ही वाले थे कि जाने कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई। मैंने अल्लाह अकबर कहने के साथ ही पिस्तौल के ट्रिगर पर उंगली रख दी। गोली इन दोनों गुंडों को चीरते हुए निकली। वो दोनों बाइक से गिरकर ज़मीन पर तड़पने लगे। इससे पहले कि कोई मुझे देख पाता, मैं तेज़ी से वहाँ से निकल आई। लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। इन सौदागरों ने मुझे देख लिया था। वो तो शुक्र है मैं नकाब में थी। मैं जल्दी से बाबा की झोंपड़ी पहुंची, जहां अब्बा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे ज़िंदा सलामत देखकर अब्बा और बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब हमें जल्द अज जल्द घर पहुंचना था, क्योंकि इस हादसे के बाद अनस सब इतनी जल्दी घर नहीं आने वाला था। लेकिन घर वालों का जागने का वक्त हो गया था। उनके जागने से पहले मुझे पहुंचना था। मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी नकाब वगैरह हटाए और अपना बुर्का पहनकर अब्बा के साथ चल पड़ी। उस दिन अनस सारा दिन घर नहीं आया। रात बहुत देर से वो आया। ज़िंदगी में पहली बार मैंने उसके चेहरे पर डर देखा था।
اور اس دن اتنے سالوں بعد میرے دل کو جو سکون ملا وہ بیان کرنے سے باہر ہے، اور یہی ڈر اس کے چہرے پر دیکھنے کے لیے میں اب اور زیادہ محنت کرنے لگی۔ میرا جو ڈر تھا وہ غائب ہو گیا تھا، میں اس کا پلان روز خراب کر دیتی۔ اس دن وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے ہم میں سے کوئی غدار ہے جو ہمارے سارے پلان پہلے سے جانتا ہے۔ اب ہمیں محتاط رہنا ہوگا اور اپنا پلان فون پر ہی بنائیں گے۔ جب قسمت ساتھ دے تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ وہ یہ سب میرے سامنے کر رہا تھا، اسے مجھ سے کوئی ڈر نہیں تھا، وہ مجھے کسی گنتی میں ہی نہیں رکھتا تھا، اور میں دل ہی دل میں اس پہ ہنس رہی تھی۔ جیسے وہ گھر سے نکلا میں نے جلدی سے ابا اور ہاشم کو انفارم کیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اس کا پلان فلاپ کرنے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ اس بار اس کا نشانہ ایک معصوم لڑکی تھی جو ان کے ایک ساتھی کو پسند آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی تک پہنچتے ہم نے اسے وہاں سے غائب کر دیا اور اسے محفوظ جگہ تک پہنچا دیا۔ ہمارا پلان بہت اچھا جا رہا تھا کہ تم وہاں آ گئے۔ اس دن انس نے مجھے یہ اطلاع دی۔ میں اس وقت شام کی روٹی پکا رہی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا، بنا ادھر ادھر دیکھے میری طرف آ گیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں غصے سے بہت لال ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا اسے ہمارے پلان کا پتہ چل گیا۔ وہ میرے قریب آ کر رک گیا۔ آ گیا تمہارا یار شہر سے ملنے کے لیے، بدلہ لینے آیا ہے۔ اسے میرا نہیں پتہ، اس کے بھائی کے سائٹ کی جگہ اب بھی خالی ہے۔ اس کی قبر وہاں پر نہ بنائی تو نام بدلوا لوں گا۔ غصے سے کچھ اور بھی بک رہا تھا، لیکن میرا دماغ تو تمہارے آنے کا سن کر ہی معاف سا ہو گیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح روٹی پکا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، انس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی انس گھر سے نکلا میں نے تمہارے بابا کو فون کر کے کنفرم کرنا چاہا، اور انہوں نے انس کی بات کی تصدیق کی کہ ہاں وہ گاؤں گیا ہے۔ مجھ سے پوچھتے رہے کہ سب خیریت تو ہے۔ میں نے تسلی دی کہ سب خیریت ہے۔ بابا سے بات کرنے کے بعد میں نے ابا اور ہاشم بابا کو ساری بات بتائی۔ اب ہمیں اپنے پلان میں چینج لانا تھا۔ اب ہمیں دن رات تمہاری بھی حفاظت کرنی تھی، کیونکہ انس تمہیں کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا تمہیں روکنے کا۔ ہم بابا کو بھی کچھ نہیں بتا سکتے تھے، وہ پہلی حاشر کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ انس کے آدمی کتوں کی طرح تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور تم خود ہی ان کا شکار بن رہے تھے۔ اور پھر تم بابا کی جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے تمہیں وہاں آنے سے منع بھی کیا، لیکن تم نہیں مانے۔ جب ہاشم بابا نے تمہیں زبردستی اپنی جھگی سے نکالا تو سیدھا ہمیں انفارم کیا۔ میرا اس وقت گھر سے نکلنا ممکن نہیں تھا، لیکن مجھے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو بس تمہاری۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں آج تک چاہ کر بھی تمہیں بھلا نہیں سکی تھی۔ میں جب تک وہاں پہنچی انس کے آدمیوں نے تمہیں گھیر رکھا تھا۔ مجھے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شکر تھا تم نے عقل مندی دکھائی اور انہیں اپنی شناخت نہیں کروائی۔ تم سے ساری چیزیں لینے کے بعد وہ تیزی سے اپنے ٹھکانے کی طرح بڑھے تاکہ اپنے سردار کو اپنے کارنامے کا بتا سکیں۔ انہیں ہی پتہ نہیں تھا کہ ان کی موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ جیسے ہی میرے قریب پہنچے میں ان کے سامنے آ گئی۔ وہ جو اپنی دھن میں جا رہے تھے مجھے یوں سامنے دیکھ کر ڈر کے، میں نے بنا انہیں موقع دیے ایک دم سے ان پہ گولیوں کی بارش کر دی، وہی موقع پر ہی دم توڑ کے۔ میں بہت تیزی سے وہاں سے نکلی۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور یقیناً تم نے بھی دیکھ لیا تھا، اسی لیے تمہارے قریب آنے پر میں نے بہت تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا۔ آج تو ہمیں وقت پہ پتہ چل گیا تھا، اس لیے تمہاری جان بچ گئی۔ بار بار تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے یہی سمجھا کہ بابا کو تمہارے بارے میں بتا ہی دیں۔ تم نے ہاشم بابا کی جھونپڑی دیکھ لی تھی اور تمہیں تجسس بھی یقیناً ہو گیا تھا۔ تم دوبارہ بھی وہاں آ سکتے تھے۔ ہم نے وہ جھونپڑی دوسری جگہ شفٹ کر لی، کیونکہ ایک تو تم وہاں دوبارہ آ سکتے تھے، دوسرا انس بھی اب ہوشیار ہو گیا۔ اس کے آدمی ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ میرے دل سے ہر خوف نکل گیا تھا۔ پہلی بار قتل کرنے کے وقت جو خوف میرے دل میں تھا اب وہ کہیں نہیں تھا۔ موت کی تلوار میرے سر پہ لٹکتی رہتی، لیکن مجھ پر انس کو قتل کرنے کا جنون سوار تھا۔ تم بابا کے وارن کرنے پر کچھ دن تو نہ آئے، دل کو کچھ سکون ملا اور ہم نے دوبارہ سے اپنا مشن شروع کر لیا، لیکن ہمارا یہ سکون کچھ دن ہی برقرار رہا۔ میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اب کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپریشن ہو بھی جاتا تو بچنے کے چانسز صفر تھے۔ میرا سر درد سے پھٹا جاتا، کوئی دوا اثر نہیں کرتی تھی۔ اب میری آنکھوں کے نیچے گہرے گڑھے پڑ گئے تھے، میرا منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ ہر وقت ایسے لگتا اپنے سر پر کوئی بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ میں درد کی شدت برداشت کر رہی تھی، لیکن کب تک؟ میری نیند غائب ہو چکی تھی۔ ساری رات میں جاگ کے گزارتی۔ پہلے تو خواب آور گولیوں سے سو جاتی تھی، لیکن اب وہ بھی اثر نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں اپنا بدلہ نہ لے سکوں، کیونکہ مجھ میں چلنے تک کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ اس دن ابا کی کال آئی تو مجھ سے بولا نہیں گیا۔
ابا سمجھ گئے کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے لینے پہنچ گئے۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، ابا نے مجھے اپنی قسم دے کر مجبور کر دیا۔ انس نے مجھے جانے دیا، اب میں اس کے کسی کام کی نہیں تھی، بلکہ وہ تو الٹا خوش ہوئے کہ بلا تو سر سے ٹلی۔ اس طرح میں کئی سالوں بعد اپنے گھر واپس آ گئی، جہاں میرے بہت اچھے اور برے دن گزرے تھے۔ میری حالت ایسی تھی، اماں تو پہلی نظر میں مجھے پہچان ہی نہیں پائیں۔ ان کو جب میری بیماری کا پتہ چلا، چیخ چیخ کر انس کو بددعائیں دینے لگی، اور صبح شام یہی کہتی کہ پتہ نہیں ظالم کی رسی اللہ کب کھینچے گا۔ رات کو جانے کب میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو اسپتال میں پایا۔ میں اس وقت اسپتال میں ہی تھی جب مجھے ہاشم بابا کی کال آئی۔ انہیں ان کے آدمی نے اطلاع دی تھی کہ انس کے آدمی تمہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ میری حالت تو ایسی نہیں تھی کہ میں وہاں پہنچ سکوں۔ میں نے ابا کو مجبور کیا کہ کچھ تو کریں، پر ڈاکٹر نے مجھے وہ آخری انجیکشن بھی لگا دیا جس سے میں وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی، لیکن اس انجیکشن سے میں دن بدن موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ ہاشم بابا نے مجھے سمجھایا کہ آج مجھ اکیلی کے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ سب آج جمع ہیں، لیکن میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے تو ایسی موقع کی تلاش تھی، مجھے تو تمہیں ہر حال میں بچانا تھا۔ بابا نے آخر کار میری بات مان لی۔ انہوں نے کچھ آدمی میرے ساتھ کر لیے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ لی تھی، جبکہ انس کے ساتھیوں کو تو انس نے راستے سے ہی پکڑ کر اپنے ساتھ کیا تھا۔ بابا میری خواہش ہے کہ میں انس کو اپنے ہاتھوں سے ماروں۔ امید ہے آپ کے آدمی میرے حکم کی تعمیل کریں گے۔ میری بات پر بابا نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ ہم جب وہاں پہنچے تب تک وہ لوگ تم پہ گولی چلا چکے تھے۔ اس وقت مجھے اپنی ساری خواہی جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ مجھے لگا کہ تم مر گئے ہو، اب کیسی احتیاطی؟ میری دل کی بہت خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے تمہیں دیکھ سکوں۔ آج تمہیں دیکھا بھی تو کس حال میں؟ گولیوں کی آوازوں سے ان میں کھلبلی مچ گئی، ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تمہیں اسپتال بھیج کر میں نے انس پر اپنی اصلیت دکھا دی۔ وہ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے ذرہ برابر رحم نہیں جاگا۔ مجھے اس سے بے تحاشا نفرت محسوس ہو رہی تھی، پر میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ مجھے جتنا انتظار اس وقت کا تھا میں بتا نہیں سکتی۔ مجھے خوشی تو تب ہوتی جب میں تمہیں بچا لیتی۔ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تمہیں کھونے کا غم مجھے رلا رہا تھا۔ شکر تھا کہ تمہاری جان بچ گئی، ورنہ شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ ہادی، میری زندگی تو برباد ہو گئی۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا برابر محبت یا ہمدردی ہو تو میری خوشی کے لیے اور امی بابا کی خوشی کے لیے شادی کر لینا۔ ہادی، آخر میں ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ میرے اماں بابا کا خیال رکھنا۔ میرے غم نے انہیں بہت توڑ دیا ہے۔ وہ تم میں مجھ کو دیکھتے ہیں، ہو سکے تو کبھی ان سے ملنے چلے جانا۔ اللہ حافظ، تمہاری عنایا۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اس نے گیلی آنکھوں کے ساتھ خط کو آنکھوں سے لگایا اور طے کر کے رکھ دیا۔ عنایا، تو میرا انتخاب غلط نہیں تھا۔ مجھے فخر ہے خود پر کہ میرا انتخاب تم تھی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا ساتھ نہیں لکھا تھا۔ وہ اس کے تصور سے مخاطب تھا۔ اس کے قدم اب باہر کی طرف تھے۔ اس نے عنایا کی خواہش کو پورا کرنا تھا۔ امی بابا کو اس رشتے کے لیے ہاں کرنی تھی، اگرچہ بہت مشکل تھا عنایا کی جگہ کسی اور کو دینا، لیکن اسے یقین تھا وہ سمجھوتا کر ہی لے گا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔